ओके, सो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसीलिए लिखा है इंसान की आँख और रंगीन दुनिया। ओके, सो ये हमारा चैप्टर है। इमीडिएटली आफ्टर we have completed the chapter in physics, that is light, reflection and refraction. क्यों immediately ये given है? क्योंकि उसके कंसेप्ट यहाँ पर आएंगे। ओके, जो रिफ्रैक्शन का फंडा है, ओके, रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए भाई दोनों में डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में डिफरेंस है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमें बेसिक आइडिया तो है। ओके, बेसिक आइडिया क्या पूरे मतलब चैप्टर में तो हमने समझ लिया है सब। नाउ उसका सिर्फ यूज आएगा यहाँ पर, वापस वो सब नहीं आएगा। हाँ, जब न्यूमेरिकल्स गिनने होंगे देन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ से पावर फॉर्मूला, जो हमने लास्ट चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था, दैट इज P इज इक्वल्स टू 1/f, वेयर f इज इन मीटर, देन द यूनिट विल बी इन डायोप्टर। ओके, मीटर में होगा तो सो वो पावर का यूनिट, पावर का फॉर्मूला। देन अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है तो लेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला था, जो तीन मतलब कि इमेज, ऑब्जेक्ट एंड द फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला था, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर में प्लस था बीच में और यहाँ पर बीच में क्या था, माइनस। ओके, तो दैट साइन कन्वेंशन यू हैव टू कीप इन माइंड। तो वो सब यूज आएगा ज्यादा। और फिर जब लास्ट में हम रिफ्रैक्शन जैसे स्कैटरिंग और वो पढ़ेंगे और से रेनबो, ओके, तब हमें वापस रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन का फंडा यूज आएगा। स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और सबसे पहले हम ह्यूमन आई की ही बात करते हैं। ओके, सो जो हमारी आंख है, ओके, एकदम कीमती अनमोल रतन ओके, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत देखना है। तुम अगर क्लास 11 साइंस में जाओगे और बायोलॉजी लोगे तो अगेन डीपली हम बॉडी पार्ट्स एंड उसके लिए सब कुछ समझेंगे। दिस इज नॉट बायोलॉजी टॉपिक, इसीलिए जो फिजिक्स के रिलेटेड जो हो रहा है, फिजिक्स ये आंख तो मतलब आ गया बायोलॉजी के अंदर, लेकिन उसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व है, दैट फिजिक्स वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, तो देखते हैं। देखो, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है। रेटिना इज व्हाट, रेटिना इज जस्ट द स्क्रीन जहां पर इमेज बनती है। समझ में आ गया? सारे फंक्शंस तुम्हें एक मार्क में पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज रेटिना, ऐसा पूछेंगे, व्हाट इज रेटिना। तो रेटिना क्या है, रेटिना इज अ स्क्रीन जहां पर सारी इमेज प्रोड्यूस होती है। और उसका फंक्शन तो वो सारे ही, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ओके, वो सारे सेल्स में से इनपुट ले करके वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा देता है। ओके, सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ लाइट सेंसिटिव, ओके, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मतलब तुमने देखा होगा कि जब लाइट उसके ऊपर गिरे तो इमेज बने। ओके, देखा होगा इन द सेंस में, कौन से सेंस में बोल रहा हूँ कि कोई सरफेस शायद तुमने देखी होगी, हाँ, डांस में देखा होगा शायद टीवी पर, कि पर्टिकुलरली एकदम अंधेरा हो जाता है और उन्होंने कपड़े वैसे पहने होते हैं, तो पर्टिकुलरली सपोज इतना ही पार्ट दिखाई देगा, या पर्टिकुलरली सिर्फ नीचे का पार्ट दिखाई देगा, या सिर्फ हाथ दिखाई देंगे और मुंह दिखाई देगा, बाकी का कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बैकग्राउंड पूरा अंधेरा है, ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, लेकिन जो बीच वाला मतलब जो चमक रहा है, जो दिख रहा है, ऐसा देखा है तुमने डांस। ओके, अदरवाइज जो हम सपोज तुम साइकिलिंग करो या रनिंग करो तो उसके लिए पर्टिकुलर सूट होते हैं, मतलब कपड़े होते हैं, साइकिलिंग सूट, रनिंग सूट। तो होता क्या है, और से कंपनी के लोगों को भी ये दिए जाते हैं, जो रोड पे काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनको भी ये सूट दिए जाते हैं। तो वो बहुत ही दूर से वो शाइन करते हैं, ओके, अंधेरे में, मतलब ग्रीन कलर के होते हैं, देन वो ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर वैसे होते हैं। अगर तुम ग्रीन मतलब ऐसा ग्रीन नहीं, ये वाला ग्रीन, ये हिमांशु ने जो टी शर्ट पहनी है वो वाला ग्रीन। ओके, क्या बोलते हैं उसे, नियॉन, यस करेक्ट, नियॉन। सो वैसे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, शाइन करते हैं। ओके,
क्यों जरूरी है वहां, उसके डांस का तो मतलब उसका तो फंक्शन ही अलग है, वो तो परफॉर्मेंस के लिए, बट यहाँ पर सेफ्टी के लिए कि भाई कोई चल रहा है तो दूर से दिख जाए, 4 व्हील वाले को, ट्रक वाले को, बस वाले को, कि दिख जाए कि वो भाई कोई चल रहा है तो आराम से, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। सो वैसे ही कपड़े पे, जैसे कि हमारी टेल लाइट होती है तो कैसे साइकिल पे भी देखना, इससे छोटी सी एक रेड कलर का होता है, तो क्या उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, तो ड्राइवर को, पीछे जो ड्राइवर है उसको पता चलेगा कि कोई है। ओके, सेम वे में यहाँ पर भी क्या है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मतलब वो स्क्रीन तुरंत ही मतलब फंक्शन करने लगती है जब उसके ऊपर लाइट गिरे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। डन। ओके, पीछे की साइड में मतलब ये, ओके थोड़ा और नीचे जाए हम। ओके, सो इसको बोलते हैं हम रेटिना। कौन सा, ये वाला पूरा। ओके, तो पीछे की साइड मतलब ऐसा समझो कि जहां पर इमेज बन रही है, मतलब लाइट गिर रही है, इमेज बन रही है, वो है रेटिना। एक अच्छी एक इंफॉर्मेटिव चीज बताऊं तो एक्चुअली जो रेटिना पे इमेज बनती है ना, वो उल्टी होती है। ओके, वो उल्टी होती है एंड देन ब्रेन उसे सीधा करके हमें दिखाता है। हम जो देखते हैं एक्चुअली, जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो दैट इमेज जो रेटिना पे बनती है वो उल्टी बनती है, और फिर ब्रेन उसे सीधा करके हमें, मतलब ब्रेन को ही मतलब इंफॉर्मेशन वैसे स्टोर करेगा कि अच्छा ये लोग सीधे खड़े हुए, लाइक हाँ हाँ हाँ, उल्टा सीधा हमें तो दिखेगा ही नहीं ना, इमेज बनती है उल्टी, सिर्फ इमेज, मतलब हमें तो उल्टा दिख ही नहीं रहा है, हमें तो सब कुछ सीधा ही दिख रहा है। रेटिना पे उल्टी इमेज बन रही है, मतलब कि जैसे हमने पेड़ देखा तो ये पेड़ है, तो एक्चुअली पेड़ हमें, ये रेटिना पे ऐसा इमेज बनेगा, रेटिना पे हमें नहीं पता चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि ऐसा इमेज बना, लेकिन ऐसा इमेज बनेगा, एंड देन इट विल कन्वर्टेड बाय द माइंड लाइक दिस, और फिर हमें ये सीधा दिखता है। ओके, जो उल्टा होगा उसका सीधा पड़ेगा, मतलब जैसे ये उल्टी चीज अगर तुम कुछ देख रहे हो तो उसकी इमेज जैसे सीधे जैसी पड़ेगी रेटिना पे, फिर वापस ब्रेन उसको उल्टा करके हमें, मतलब ब्रेन अगर ब्रेन ये फंक्शन करना बंद कर दे अगर, ओके, तो हमें सारी ही चीज उल्टी दिखाई देगी, सब कुछ। ओके, जो सीधा है वो उल्टा दिखाई देगा और जो उल्टा है वो सीधा दिखाई देगा, अगर ब्रेन ने पर्टिकुलर दिस फंक्शन करना बंद कर दिया तो। ओके, चलो, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। तो सबसे बाहर का लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर जो होता है आई का, वो क्या होता है, कॉर्निया। ओके, तो ये है कॉर्निया, दिस थिन मेम्ब्रेन, दिस थिन मेम्ब्रेन इज व्हाट, कॉर्निया। ओके, तो वहां से लाइट एंटर होती है कॉर्निया से। देन डायमीटर ऑफ द आई बॉल अप्रोक्सीमेटली होता है 2.3 सेंटीमीटर। सो 2.3 सेंटीमीटर होता है आई बॉल का, हमारे जो आंख है उसका डायमीटर। और यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, सीइंग थ्रू लाइफ, मतलब कहने का मीनिंग क्या है पता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हम छोटे होते हैं तो छोटे होते हैं, फिर जैसे जैसे हम एडल्ट बनते जाते हैं तो ऑर्गन्स भी, उसकी साइज इंक्रीज होती जाती है, फिर वापस एक तुम ओल्ड एज से पहले वाली एज में आ जाओ, बहुत ज्यादा एडल्टहुड में, मतलब कि सिर्फ 40-50 की रेंज में आ जाओ, एज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ऑर्गन्स छोटे होते जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे बॉर्न हुए थे तब छोटे थे उतने छोटे हो जाएंगे ओके, बट धीरे 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 छोटे होते हैं, जैसे कि हाइट है अपनी। ओके, तो हाइट कैसे ऐसे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अभी ऐसे एक पर्टिकुलर हाइट है, अभी से तुम्हारे 50 और 40-50 ईयर्स हो गए, तो धीरे 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 वो लोग ऐसे होते जाएंगे, मतलब ऐसे लगेगा नहीं है कि ऐसे मुड़े हुए हैं, बट सब कुछ ऐसे सिकुड़ता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, तो ऐसे उनकी हाइट ऐसे, फिर ऐसे ऐसे लग रहा है कि ऐसे चल रहा है। तो क्या हाइट कम हो रही है? हाइट कम नहीं हो रही, सारे ऑर्गन, सभी ऑर्गन, मसल, सब कुछ कंप्रेस हो रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि हाइट कम हो रही है। अंडरस्टूड? तो सभी ऑर्गन्स जो है उनकी साइज चेंज होती है थ्रू आउट द लाइफ, एक्सेप्ट आईज। आई बॉल जो होता है वो पहले से ही 2.3 सेंटीमीटर के अराउंड में होता है, पहले से ही। ओके, तो सोचो कि ये आई बॉल है, ये रहा छोटा बच्चा, ये आई बॉल है। ओके, तो इसीलिए छोटे बच्चे की आंखें हमेशा मोटी मोटी दिखती है,
कोई भी छोटे बच्चे, एकदम छोटे जस्ट बॉर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़े मतलब ऐसे 2-3 महीने 4 महीने के हो जाए, उसके बाद उनका फेस का जो सेटअप है वो ऐसे हो जाता है, पर्टिकुलरली पूरा वो फेस है वो शेप लेने लगता है। पहले तो एकदम छोटा सा होता है, देन धीरे 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 वो राउंड लेना हो, थोड़ा इलोंगेट करना हो, ऐसे बनाना हो, ऐसे बनना हो, जैसे भी बनना होता है ना, वो शेप लेना शुरू कर देता है। इवन हेड भी शेप लेना शुरू करता है। ओके, इसलिए नहीं ऐसे बांध के रखते हैं, ऐसे सीधा किया तो ये ऐसे सीधा बन जाएगा, यहाँ ऐसे ज्यादा रखा तो वहां पे ऐसे शेप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है, बहुत ही ज्यादा। ओके, तुम मतलब कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं होता कि कोई चीज को ऐसे के वैसे रखो तो थोड़ा शेप वो वही ले लेता है, लाइक दैट। ओके, वैसे ही वो ब्रेन, सिर भी वैसा होता है छोटे बच्चे का। तो पर्टिकुलरली उसके लिए उनको वैसे डॉक्टर बताते हैं कि भाई डायरेक्टली ऐसे मत सुलाओ, गोदी में रखो, या फिर डायरेक्टली बिठाओ मत, मतलब जैसे हम बैठते हैं ना सीट पर, वैसे डायरेक्टली बैठाना नहीं है। ओके, बैठना नहीं है, हमेशा ऐसे रखो या खड़े रखो, ऐसे हाथ में पकड़कर ऐसे खड़े रखो। बट कभी स्टार्टिंग के टाइम पे 2-3-4 महीने के लिए उनको डायरेक्टली ऐसे नहीं बिठाना है, क्या ऐसे बैठ के ऐसे खेल रहा है, ओ हंस रहा है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो बैकबोन उसका डेवलप होना होता है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है कि सारे ही ऑर्गन की साइज चेंज होती रहती है, बट आईबॉल जैसा होता है वैसा ही रहता है थ्रू आउट द लाइफ। इसीलिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, देन धीरे 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 वो अभी जैसे हम से 40 ईयर्स 50 ईयर्स तक नॉर्मल लगती है, उसके बाद वापस थोड़ी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन होता क्या है, वो जितनी है उतनी ही रहती है आई बॉल तो, लेकिन जो हमारी ये स्किन है आसपास की, वो इतनी ज्यादा नाजुक हो जाती है, लचीली हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा बॉल को कवर कर देती है, और हमें लगता है कि आंखें छोटी हो गई। लेकिन आंखें छोटी नहीं होती, ये जो स्किन कवर कर रही है आंखों को, ओके, जैसे कि ये स्किन ऐसे कर रही है तो कितनी बड़ी लग रही है, नॉर्मल हो तो नॉर्मल, और फिर स्किन ज्यादा कवर कर देगी तो हमें लगेगा कि अरे आंखें छोटी हो गई। आंखें छोटी नहीं हुई, वो स्किन ने कवर कर लिया है सब कुछ। तो ओल्ड एज में वैसा होगा। अंडरस्टूड? ओके, देन द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस, मतलब फोकल लेंथ में चेंज करना पड़ेगा ना, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था फिजिक्स के। ओके, फोकल लेंथ जैसी होगी उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u फॉर लेंस, एंड 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u फॉर मिरर। ओके, अब मिरर के लिए लो, लेंस के लिए लो, बट होता क्या है कि हमारा ये जो लेंस है, ये पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है। ओके, सो वो कॉन्वेक्स लेंस है तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हमेशा ही होते हैं। क्या, ऑब्जेक्ट कौन से डिस्टेंस पे है, एफ कितना है, मतलब फोकल लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली इमेज का तुम्हें पता चलेगा कि इमेज कहां बनेगी। इमेज तो बननी तो कहां चाहिए, आइडियली रेटिना पे, आइडियली रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, ये डिफरेंट सिलियरी मसल्स और वो सब हम देखेंगे, वो सब अगर सही काम नहीं किया, उन्होंने अपना फंक्शन नहीं किया, वो लूज हो गए, वो वीकन हो गए, उनकी एनर्जी वीकन हो गई बाय द पैसेज ऑफ टाइम, देन प्रॉब्लम में अराइज। वो सब भी हम आगे देखने ही वाले हैं। ओके, so the change in the focal length of an eye lens is caused by the action of ciliary muscles। तो जो ciliary muscles होते हैं, कहाँ गए ये ciliary muscles, ये तो ये ciliary muscles है, वो क्या करते हैं, फोकल लेंथ को चेंज कर देते हैं। मतलब ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, ये लेंस ऐसे बन गया, ऐसे। ओके, और ऐसे कर दिया तो लेंस ऐसे बन गया, लाइक दैट। ओके, तो इलोंगेट करना, कंप्रेस करने का काम लेंस को कौन करता है, सिलियरी मसल्स। और एक्चुअली ऐसा करने से होता क्या है, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। इसीलिए लिखा है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। तो एमसीक्यू में भी ये सारे फंक्शंस पूछे जा सकते हैं कि ये काम किसका है, सिलियरी मसल्स, आइरिश, रेटिना, ये वो, तो तुम्हें सही ऑप्शन चूज करना है। ओके, देन नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन लेंस प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। पहले तो सिलियरी मसल्स लेंस को
लेंस को एडजस्ट करते हैं सो दैट फोकल लेंथ, लेंस को एडजस्ट करेंगे तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। एंड देन लेंस भी अपने आप को भी थोड़ा बहुत फाइनर एडजस्टमेंट करता है। फाइनर मतलब थोड़ा बहुत, मतलब दिखाई तो दे रहा है लेकिन एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत ब्लर है, वो ब्लर को भी हम एकदम क्लियर कट कर दे तो वो कौन करता है? लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट, वो खुद प्रोवाइड करता है हमें फाइनर एडजस्टमेंट कर। कौन? लेंस। ओके, सो लेंस है वो फाइनर एडजस्टमेंट करता है फोकल लेंथ का। देन आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल बिहाइंड द कॉर्निया। ओके, क्या है? एक जो काला डॉट होता है हमारी आंखों में, जो हमें दिखता है, ये तो रेड है। ओके, ये जो हम बोलते हैं, ओके समझ में आ रहा है ना? दैट इज प्यूपिल। क्या है वो? प्यूपिल। अब प्यूपिल के अंदर से लाइट जाती है। ओके, लाइट कहां से जाती है? प्यूपिल के अंदर से। देखो, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल बिहाइंड द कॉर्निया, मतलब जो कॉर्निया है उसके बाद जो प्यूपिल है यहां पर बीच में, ओके, उसकी साइज कौन कंट्रोल करता है? आइरिश। याद रखना, आइरिश का काम क्या है? प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना। प्यूपिल की साइज देखो, जैसे कि तुम बहुत ज्यादा उजाले में चले जाओ तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी। प्यूपिल की साइज क्या हो जाएगी? छोटी है। और अगर तुम एकदम अंधेरे वाले इलाके में चले जाओ तो प्यूपिल की साइज इससे बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली मतलब ये काम करेंगे, आइरिश काम करेगी एंड ऑल। ओके, तो आइरिश का काम समझ लो। प्यूपिल का काम क्या है? प्यूपिल तो लाइट अंदर जाने दे रहा है, ओके, बट प्यूपिल छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। वो करने का काम कौन करता है? आइरिश। ये सब मसल्स ही है। ओके, सो देखो, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल बिहाइंड द कॉर्निया। द प्यूपिल, अब प्यूपिल का काम वही रेगुलेट करना, कितनी लाइट जाएगी कितनी नहीं जाएगी, तुम अंधेरे में हो उजाले में हो। वो देखो कितने खतरनाक सेंसेस है सारे। मतलब पहले तो तुम जाओगे, रूम में गए, बहुत ज्यादा उजाला है, देन हमें क्या भाई थोड़ी प्यूपिल कम करनी है। ओके, अब ये सेंसेशन हुई कि बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, वो सेंसेशन हुई, फिर वो सेंसेशन गई ब्रेन के पास, फिर ब्रेन ने बोला वापस आइरिश को कि भाई बहुत ज्यादा लाइट है, तू प्यूपिल छोटा कर नहीं तो फट जाएगी ऐसे। ओके, तो ब्रेन ने वो सेंसेशन दिया, सेंस दिया, वो मैसेज दिया आइरिश को, आइरिश ने प्यूपिल को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो मतलब जब हम ऐसे उजाले में चले गए तो हाँ, अब देखो ये पूरा पहले तो सेंस हुआ, फिर मैसेज गया ब्रेन के पास, फिर ब्रेन ने डिसीजन लिया कि नहीं भाई ये तो गलत है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में है बॉडी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो वापस मैसेज देगा आइरिश को, तो वो मैसेज जा रहा है और फिर आइरिश उसके अकॉर्डिंगली, ये कितने 1/1000 बोलो, लाख बोलो, उतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो रहा है। फास्ट, वेरी फास्ट। कितना फास्ट हो रहा है सोचो। ओके, ये सब किससे ट्रांसफर होता है? न्यूरॉन से। हमने सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स क्लास 9 में पढ़ा था ना। तो जो मैसेज होते हैं वो पर्टिकुलरली जितने ज्यादा न्यूरॉन्स अच्छे क्वांटिटी में वर्क कर रहे होते हैं वही होते हैं क्या, उतनी ज्यादा तुम कॉन्शियस ज्यादा रह सकते हो, उतने ज्यादा तुम एक्टिव ज्यादा रह सकते हो। इसलिए बोलते हैं ना कि ये बायोलॉजी और फिजिक्स मिक्स ही है। इसलिए बोलते हैं ना कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज तुम करो, ओके, सुबह सुबह उठकर जितना, सपोज तुम वॉक करो, सपोज तुम मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, तो होता क्या है पता है? ये जो न्यूरॉन जो होते तो है ही हमारे ब्रेन के अंदर, बट उनको एक नई एनर्जी मिलती है। ओके, उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? ऐसे सोते ही रहेंगे। फिर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस आएगी तब जाके ऐसे सोते रहेंगे, इन द सेंस डीएक्टिवेटेड मोड में रहेंगे। सोते रहेंगे मतलब ऐसे कुछ नहीं, ओके, बट डीएक्टिवेटेड मोड में रहेंगे एंड देन वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कब? जब सुबह सुबह, जैसे कि तुमने गर्म पानी पी लिया सुबह सुबह एकदम उठने के बाद तुरंत, तो होगा क्या कि वो एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ चलो सुबह हो गई, ओके, बॉडी ये है, फिर वो गर्म पानी अपना काम करेगा डाइजेशन के लिए। या फिर तुम उठ के तुरंत सपोज थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हो 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 5 मिनट्स एटलीस्ट, ओके, आंख बंद कर क्या है क्या नहीं, आज क्या करना है, वो सोचने का काम भी, दैट इज नॉट मेडिटेशन, सोचना ही नहीं है। ओके, 5 मिनट्स जस्ट साइलेंस में बैठे हुए हो, ब्रीथ को सपोज ऑब्जर्व कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो पर्टिकुलरली, ओके। लेकिन जितने कम सेंसेस इन्वॉल्व हो उतना अच्छा है। जैसे कि कम बोलो वो अच्छा है, ना बोलो वो अच्छा है, ना देखो मतलब आंखें भी बंद हो, मुंह भी बंद हो,
मुंह बंद है तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा, जनरली जो बाहर से आवाज आ रही है वो सुनाई देगी। तो जितना कम एक्टिवेटेड हो, मतलब तुम जाग तो गए हो लेकिन अभी भी धीरे 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 तुम्हारी बॉडी एक्टिव होती जा रही है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक्टिव हो ना तो बॉडी अच्छे से काम करती है। अचानक से कोई झटका मार के उठा दे ना तुम्हें, मतलब स्कूल जाना है और तुम सोते ही रहे और अरे उठ भाई स्कूल आ गए वैन वाले, और फिर तुम उठे तो फिर जल्दी 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 तुमने ब्रश किया नहीं किया और ऐसे करके स्कूल चले गए। ओके, तो होगा क्या पता है, हमें लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ा, फर्क पड़ता है। ओके, तुम्हारी जो स्टडी है, तुम्हारा जो ग्रास्पिंग पावर है, तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है, वो सब पे फर्क पड़ता है। ये एज में पता नहीं चलता, तुम जो एज हो वो एज में पता नहीं चलता कि फर्क पड़ता है। फर्क एक्चुअली पड़ता है बट पता नहीं चलता है। धीरे 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 जब उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है तब पता चलता है, बट तब देर हो चुकी होती है। ओके, कि हम सोचते हैं कि चलो काम करें, लेकिन अगेन कोई भी अच्छी काम के लिए कभी भी देर नहीं होती। तो जब भी हमें सारा नॉलेज मिले हमारी बॉडी के रिलेटेड, हमें कैसा जीना चाहिए बाहर भी और अंदर भी, तो हमें वैसे एक्ट करने चाहिए सो दैट हम लॉन्ग लाइफ जी सके, अच्छी लाइफ जी सके, हमारे लिए अच्छा हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। अंडरस्टूड? ओके, सो वो कंट्रोल करती है प्यूपिल्स को कंट्रोल करती है आइरिस। The pupil regulates and controls the amount of light entering the eye। देखा लिखा हुआ ही है ना, प्यूपिल क्या कर रही है, कितनी लाइट जाएगी अंदर। ओके, ज्यादा अमाउंट में कम अमाउंट में, वो कंट्रोल कौन करता है, प्यूपिल। और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। ओके, द रेटिना हैज इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो यहाँ पर इनॉर्मस मतलब ड्रॉ भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, मतलब जैसे ही लाइट गिरेगी तो वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। एंड दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जो होती है वहां, ये देखो दिखने में ऐसा दिख रहा है लेकिन इतनी छोटी होती है कि वी कैन नॉट इवन, मतलब दिखेगी तो सही, इतनी भी छोटी नहीं होती जैसे कि ये वेन और वो कैसे सब दिखता है। ओके, बट इतनी छोटी होती है। सोचो कि सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन करने हैं ब्रेन में, फिर ब्रेन से वापस सिग्नल आएंगे एंड ऑल, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ओके, अदरवाइज होता क्या है, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो उतना टाइम ज्यादा जाता है, लेकिन ये द ब्यूटी ऑफ नेचर देखो कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद टाइम बहुत ही कम होता है। अंडरस्टूड? ओके, तो अगर तुम्हें पूछे कि भाई राइट से डिस्क्राइब शॉर्ट नोट ऑन से आई और से ह्यूमन आई, और डिस्क्राइब और से शॉर्ट नोट, तो तुम्हें यही चीज लिखनी है, फिगर अच्छे से ड्रॉ करना। अगेन जो हार्ट था वो हार्ट की फिगर के बाद ये फिगर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिगर। एंड देन डिजीज जो आएंगे, मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो वो उसकी फिगर, इतनी 3 फिगर एटलीस्ट, 3 नहीं मतलब वो स्कैटरिंग में भी थोड़ा 1-2 है, लेकिन वहां पे ज्यादा कुछ है नहीं। तुम ऐसे गोला बना दो, अर्थ और सन बना दो, उसमें कुछ नहीं, लेकिन ये टैग लाइन तुम्हें पता भी होना चाहिए कि क्या कौन सा है। तो भाई प्यूपिल को कंट्रोल, प्यूपिल को आइरिस कंट्रोल कर रही है, और सिलियरी मसल्स है वो लेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सिलियरी मसल्स लेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे फोकल लेंथ इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है। देन ये एक्वियस ह्यूमर है, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है, एक्वियस ह्यूमर। ओके, पर्टिकुलर लिक्विड होता है वहां पर जो हमें दिखता है ना, जैसे कि हमें लगता है कि रो रहे हो क्या। ओके, मतलब कि ऐसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो एक लिक्विड का लेयर होता है, बहुत ही छोटा सा, हमें नहीं दिखे, वैसे ज्यादा होता है। अगर तुम आंख की जो डायमेंशन है आई के, उसकी सब कंपेयर करो तो वो ज्यादा है लेयर, लेकिन हम अपनी बॉडी के लेवल पे अगर कंपेयर करें तो वो लेयर बहुत छोटा है। ओके, तो एक्वियस ह्यूमर मतलब दैट प्रोवाइड्स द लुब्रिकेशन। ओके, और जो हैजार्डियस रेज होते हैं वो हमारी आंखों में जाके नुकसान करेंगे रेटिना को। तो ऐसा नहीं कि ये लेयर रोक तो नहीं देगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा। ओके, जो डैमेज है उसको भी कम कर देगा। देन बीच में यहाँ पे प्यूपिल, आइरिश। ओके, प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए कॉर्निया, एकदम आउटर लेयर ऑफ द
आई, ओके, ऑप्टिक नर्व जहां से सब जाएगा एंड दी रेटिना, तो ये सारे ही ओके, और क्रिस्टलाइन लेंस, तो ये सब कुछ ही तुम्हें बताना पड़ेगा। तो मतलब टैगिंग भी आना चाहिए, एट द सेम टाइम फिगर ड्रॉ करना भी आना चाहिए। हाँ बोलो सर, वो लेजर की लाइट डायरेक्ट आंख में लगती है तो ज्यादा यस डैमेज, क्योंकि वैसे ही डायरेक्ट ऐसे यहाँ जाएगी, अभी वो इतना फास्ट होता है सब कुछ, ये ब्रेन भी इतना फास्ट काम करता है, और लेजर लाइट डायरेक्टली ऐसे आंख जाएगी आंख के अंदर, तो इट विल डैमेज द रेटिना, रेटिना को डैमेज कर दे। ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने डाल दिया अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, रेटिना पे डैमेज हुआ है, बट कितने सारे सेल्स होते हैं रेटिना पे, लाइट सेल्स होते हैं, ओके। सो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं वो ऐसा समझो कि 1 लाख है, ऐसा समझो, ओके। और 1 लाख में जब वो तुमने लेजर लगाया तो से थाउजेंड वो हो गए, क्या हो गए, से 10,000 सेल्स डैमेज हो गए, तो 10,000 डैमेज हुए, फिर भी 90,000 तो बाकी है ना अभी 1 लाख में, ओके। वो 90,000 की वजह से हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे तो सब कुछ सही सही दिख रहा है एंड ऑल, बट डैमेज होता है, ओके। सो रेटिना को ही डायरेक्ट डैमेज करते हैं, इसीलिए कोई भी टाइप की लाइट हो, कोई भी टाइप की, वैसी कोई भी टाइप की लाइट आंखों में डायरेक्ट जानी चाहिए नहीं, बंद ही कर दो तुरंत, ओके। बहुत ज्यादा, जैसे कि पर्टिकुलरली अगर तुम सपोज वेल्डिंग देखा हो तुमने, वेल्डिंग करते तो कैसे ऐसे वो पटाखे फोड़ते हैं तो कैसे दिखता है, वैसी लाइटिंग दिखती है जहाँ वेल्डिंग करे तो जनरली इंजीनियरिंग में है ना, फर्स्ट ईयर में सबको ये सब्जेक्ट होता है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, सबको ही, तुम कोई भी फील्ड लो, तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग लो, फिर भी तुम्हें ये चीज करनी है, ओके। तो वो जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, अब वेल्डिंग करना है तुम्हें, वो बता देंगे कैसे करना है, ओके, कि ये है और ये है, ये दोनों को जोड़ना है, तो तुम ऐसे नजदीक लाओ और फिर यहाँ पर वेल्डिंग कर दो तो ज्वाइन हो गए। अब वहां पर तुम्हें पर्टिकुलरली ब्लैक कलर के ग्लास और शील्ड रखना पड़ेगा, तब जाके होगा क्या कि वो बहुत ही कम अमाउंट में तुम्हें वो जो रेज होंगे वो तुम्हारी आंखों में जाएंगे, तुम डायरेक्ट लिखा मुझे कुछ नहीं होता, ये वो टाइम पे सही में कुछ नहीं होगा, तुम कर लोगे ऐसे 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 करके भी, ऐसे करके वेल्डिंग कर दिया, ओके, फिर गए काम से, दूसरे दिन तुम उठ नहीं पाओगे, दूसरे दिन क्या तुम रात को ही उठ जाओगे आंखें लाल लाल हो जाएगी, एकदम रेडिश आंखें हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सब अंदर गया है, ओके। अब जब कर रहे हो तब तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे ही हम बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन होता है ना डैमेज धीरे धीरे होता है, कई बहुत सारे स्लो पॉइजन होते हैं, ओके। जैसे कि हम इससे बोलते हैं सॉल्ट और शुगर, उसको हम स्लो पॉइजन, वाइट स्लो पॉइजन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, सॉल्ट एंड शुगर, बट हमें तो टेस्ट चाहिए, इसीलिए हम ज्यादा कई लोग तो मतलब कितना, मैं भी पहले खाता था ऐसे कि जितना नॉर्मल है उससे ज्यादा भी ऐसे सॉल्ट डाल दिया और एकदम मतलब सॉल्टी बना के खाया, ओके, बट दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। और उससे होगा क्या कि आगे जाकर पर्टिकुलर ऑर्गन्स सही तरह से फंक्शन नहीं करेंगे और डॉक्टर बोल देंगे कि भाई, जैसे कि लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाए तो फिर होता क्या है कि वो जो सॉल्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम खाना पड़ता है या बंद कर देना पड़ता है। लीवर जिसका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो उसको ना बोल देते कि भाई तुम सॉल्ट मत खाना, या फिर 0.3 ग्राम 0.5 ग्राम इतना, नॉट इवन 1 ग्राम, नॉट इवन 1 ग्राम। तो सोचो क्या टेस्ट आएगा उसे। तो पहले टेस्ट के लिए ऐसे ज्यादा ठूस लिया, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी तो खा ही नहीं सकते ऐसे। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है कि इमीडिएट इफेक्ट नहीं करेगी। कोई अल्कोहल पी रहा है, कोई टॉबैको खा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे ही खाया और गले का कैंसर हो गया, नहीं, वो धीरे धीरे वर्क करेगा। कोई लीवर खराब हो रहा है, धीरे धीरे वर्क करेगा। ये शुगर सॉल्ट धीरे धीरे काम करेगा। वैसे ही यहाँ पर ऐसे तुमने एक्टिविटी हुई और तुमने देखा, वो टाइम पे तो देख लिया तुमने, अब जो डैमेज हुआ है तो फिर नहीं बोलते कि कभी सपोज तुम गिर जाओ तो मूंछ आ जाए, गिर जाओ तो उस दिन तो पेन करता है, लेकिन मम्मी पापा ने शायद तुम्हें सुना होगा, दूसरे तीसरे दिन ज्यादा पेन करता है। ओके, मतलब तुमने शायद सुना होगा पेरेंट्स के पास से कि आज तो कुछ नहीं लेकिन कल बहुत ज्यादा पेन करेगा। अरे आज गिर गए तो कल तो, आज सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर कल उससे कम होना चाहिए, धीरे धीरे पेन कम होना चाहिए ना। ये तो बढ़ रहा है, तो पर्टिकुलरली अभी पेन तो आया ही नहीं है। ओके, वो तो पेन के आने का पहले का पेन है थोड़ा बहुत, वो हमें पेन दे रहा है, बहुत पेन कर रहा है।
ओके, बट समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो वो पर्टिकुलर टाइम के बाद सब कुछ इफेक्ट करता है, तो वैसे ही लेजर लाइट भी नहीं जानी चाहिए हमारे यहाँ। लेजर है, एक्सरे है, यूवी है, ओके, वो सब लाइट नहीं जानी चाहिए हमको। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। चलो एक पूरी तरह से एक मतलब सीक्वेंस, कितने सेंटेंस है देखो। पहला सेंटेंस हमने देखा कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दी, पहला सेंटेंस तो देखो हम याद रखते हैं, पहला सेंटेंस रेटिना के लिए, दूसरा सेंटेंस थ्रू द मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, तीसरा सेंटेंस आई बॉल 2.3 सेंटीमीटर, चौथा सेंटेंस बाई आई लेंस कॉज्ड बाय द सिलियरी मसल्स, पांचवा सेंटेंस दैट इज द फोकल लेंथ लेंस, ओके, लेंस 5 हो गए। देन छठा सेंटेंस आइरिश, सातवां प्यूपिल का काम क्या है, ओके, प्यूपिल नहीं है ना, हाँ प्यूपिल नहीं आया है, सो प्यूपिल का काम, तो द प्यूपिल, ओके 7। एंड आठवां ये पूरी सिस्टम के भाई जो इमेज बनेगा लाइट सेंसिटिव सेल है, प्रोसीजर 7 बन गए सेंटेंस। फिर पूरी प्रोसीजर के जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो इमेज बनाएंगे एंड दैट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल गो टू द ब्रेन और सेंड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिकल नर्व, तो ऑप्टिकल नर्व का से आई याद रह गए कौन कौन से, फिर से देखो। पहला वाला सबसे पहला रेटिना, ओके, उसके बाद कॉर्निया, उसके बाद आई बॉल 2.3 सेंटीमीटर ऐसे बोल दो, ओके। देन सिलियरी मसल्स, तो सिलियरी मसल्स के बाद क्या आएगा, क्रिस्टलाइन लेंस, देन से आइरिश, फिर आइरिश के बाद, आइरिश के बाद या आइरिश से पहले जो भी प्यूपिल ले लो, ओके, देन नो ऑप्टिकल नो, अंडरस्टूड, ओके। चलो तो बोलो एक एक करके बोलो, चलो कौन बोलेगा सबसे पहले, याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। चलो फटाफट सेंटेंस बोल दो, हाँ डिटो सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी याद नहीं, नाम नहीं नाम तो याद ही है ना, थोड़ा बहुत ऐसे फटाफट, हाँ नाम बोल दो और फिर वो क्या करेगा उसके लिए कुछ तो बोलो, जैसे रेटिना, हाँ, so enormous number of light sensitive cells are there and image is formed on the retina. It is the it is made of light sensitive cells which is a screen on which image is formed. Okay, so लिख दो एक sentence. Then next cornea, तो उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा, thin membrane होता है, okay, outer layer, फिर हाँ आई बॉल के लिए पहले बोलो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर, ओके। देन सिलियरी मसल्स, उसके लिए क्या लिखेंगे, कंट्रोल द फोकल लेंथ बाय कंट्रोलिंग द लेंस, डायरेक्टली फोकल लेंथ नहीं, बाय कंट्रोलिंग द लेंस, मतलब वो पहले तो फोकल लेंथ ही लिखना है, ओके, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ by with the help of the say lens, okay, then crystalline lens, वो फाइनर एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी फोकल लेंथ ही एडजस्ट करेंगे लेकिन वो फाइनर एडजस्टमेंट, एक होता है कोर्स एडजस्टमेंट मतलब बड़ा बड़ा एडजस्टमेंट, ओके, एंड देन एक फाइनर एडजस्टमेंट, ओके। देन आइरिस, आइरिस क्या करेंगे, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल, ओके, फिर प्यूपिल क्या करेगा, ओके, रेगुलेट करेगी, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगी, देन ऑप्टिकल converts into the image converted into the electrical signal and sent to the brain, okay, very good. नेक्स्ट, ये देखो मैंने ये सिर्फ तुम्हें बताने के लिए लिखा है, पायरेट्स, ये क्या लिखा है पायरेट्स, एक्चुअली हाँ पायरेट्स, ठीक है तो जनरली अगर तुमने पायरेट्स देखे हुए हो, लुटेरे, ओके, वही पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन समझो, लुटेरे, ओके, मतलब जो कौन से लुटेरे, वैसे यहाँ ऐसे नहीं, जो समुद्र के लुटेरे, मतलब ओशन में होते हैं, हाँ, तो वो आंखों पे, एक आंखों पे वैसे पट्टी बांधते, पहले की मूवी में डाकू लोग होते हैं ना, वो भी ऐसे आंखों पे पट्टी बांधते हैं, ओके।
तो ये तो विदाउट सेंस क्या 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 आपको मुंडा से सो वो लोग तो मतलब उनकी आंख फूट गई होती है या कुछ उसके लिए कुछ ऐसा मतलब डैमेज आई डैमेज हुई है उसके लिए ऐसे बंद रखते हैं और वो दिखाई ना दे। फिर वहां पे स्टोन जैसा रख दिया होगा या स्टोन जैसा दिखेगा, नकली आंख होगी, तो दैट विल बैड दिखने से अच्छा है, ओके इससे अच्छा है कि बंद रखो, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन जो पायरेट्स होते हैं वो जानबूझ के बंद रखते हैं, वो काने नहीं है ओके उनकी आंख सही सही काम कर रही है, फिर भी मोस्टली पायरेट्स ऐसे ही अपनी एक आंख बंद करते हैं। क्यों पता है? अभी जो हमने डिस्कस किया वही लॉजिक। ओके क्या लॉजिक? क्यों ज्यादा दूर तक नहीं। नहीं दूर तक दिखता है वो नहीं, बट वो लोग जो उनका शिप होता है, ओके वो शिप के बेसमेंट में और शिप के ऊपर बहुत बार आना जाना होता रहता है उनका। ओके तुरंत कहीं शिप के बेसमेंट में चले गए जहां पे पूरा अंधेरा है और फिर वापस आ गए ऊपर, ओके मतलब शिप के ऊपर आ गए फिर बेसमेंट में, और फिर कभी अंधेरा हो गया, दिन में अंधेरे में सब टाइम वो लोग ज्यादातर टाइम वहां पे ही रहते हैं। कहाँ पे? ओशन के अंदर, ओशन के अंदर रहते हैं, समुद्र में, ओके ओशन में ही रहते हैं। तो होता क्या है कि तुम ऐसे उजाले में हो और अचानक से ऐसे बेसमेंट में घुस गए तो पूरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा। तो ये जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्यूपिल को कि कितनी लाइट एंटर जाने देनी है, तभी कुछ दिखेगा ना। पहले तो गए तो सब कुछ काला 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 देखना तुम अचानक से, ओके तुम अचानक से पूरे ब्लैकिश, ऐसा समझो कि 2 रूम है, तुम ये रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, दूसरे रूम में सब सो गए हैं, पूरा अंधेरा है, अचानक से तुम ऐसे डायरेक्टली ऐसे अंदर चले जाओ तो कुछ दिखेगा ही नहीं। पूरा अंधेरा होना चाहिए तो कुछ नहीं दिखेगा, नहीं तो दिखेगा, तो मतलब कुछ भी दिखेगा नहीं। फिर वहां पे 1 मिनट ऐसे खड़े रहो, फिर धीरे धीरे, ऐसे तो तुम्हें पता ही है यहाँ बेड है यहाँ ये है, फिर भी ना पता हो तो भी धीरे 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 तुम्हें सब कुछ नजर आएगा, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंख है, हमारी जो आई है, उसने एडजस्टमेंट कर लिया है, मतलब प्यूपिल का एडजस्टमेंट हो गया है विद द हेल्प ऑफ आइरिश, सिलियरी मसल्स, फोकल लेंथ, सब कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है और उसके बाद हमें दिखना शुरू होता है। तो ये एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है। तुम आज ही ट्राई कर लेना, करना हो तो, कि एकदम लाइट वाले रूम से अचानक से डार्क रूम में चले गए तो तुरंत देखना, मतलब तुरंत हमें दिखने नहीं लगेगा कि क्या है कहाँ है, ओके और धीरे धीरे करके ऐसे दिखेगा कि हाँ ये टेबल है, तो एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, जितने लाइट होती है वैसा तो दिखेगा ही नहीं, बट थोड़ा बहुत तुम्हें दिखेगा, ओके क्योंकि माइनर एंट्री लाइट की तो हो ही जाती है। और ना भी हो, पूरे अंधेरे में भी तुम हो ना, फिर भी तुम थोड़े टाइम रहोगे तो दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, भले ही लाइट नहीं है लेकिन जो कलर के ऑब्जेक्ट्स है वो कलर पर्टिकुलरली थोड़ी भी लाइट एकदम माइन्यूट, मतलब जैसे जैसे दरवाजा है उसके नीचे से भी जो थोड़ी बहुत लाइट आती है वो भी उसके ऊपर थोड़ी बहुत गिरेगी। हाँ डायरेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो नीचे से लाइट यहाँ कैसे आएगी? नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, यहाँ से सीधे जाएगी, टकरा के यहाँ आएगी, कुछ तो दिखेगा ही, रिफ्लेक्शन होके आएगा लेकिन कुछ तो दिखेगा। तो दैट एडजस्टमेंट विल टेक टू मच टाइम। तो वो लोग को, वो तो लुटेरे हैं भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, छुपना होता है, कितना कुछ होता है, मारा मारी हो जाती है, उनके पास गन भी होती है। वो अभी हमें वहाँ वो पोएम देखनी बाकी है, हमारी पोएम है एक, ओके तो वो पोएम या 9th में थी। वो एक लड़की होती है और उसके पास एक रैट होता है, माउस होता है, वो तो हो गई ना, 9th में थी शायद। एक लड़की होती है उसके पास एक रैट होता है, फिर एक बिल्ली होती है, एक डॉग होता है, एक डायनासोर होता है। नहीं हो तो 10th में हो, हैं 9th में नहीं थी तो 10th में हो गई, ओके सो रूलियो ट्रूलियो ऐसे नाम था डायनासोर का, नहीं हुई तो अभी 10th में है, ओके तो रूलियो ट्रूलियो ड्रैगन ऐसे, तो वो एक स्टोरी 10th में है, हाँ ओके तो दैट वो देखना, तो उसमें भी यही सारी चीजें मतलब वैसे जैसा ही बताया जा रहा है, ओके तुम वहां पे को रिलेट कर सकते हो जो अभी हम ये बात कर रहे हो। तो अचानक से तुम क्या कर चले गए कि वैसे एरिया में चले गए तो हमारी आँख क्या होगी, वो
एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम लेगा। तो उसमें पर्टिकुलरली पायरेट आता है, वो पोएम में पर्टिकुलरली पायरेट आता है, बहुत लंबी पोएम है वो। ओके, तो पर्टिकुलरली उसमें पायरेट आता है, तो उसकी आंख भी ऐसे बंद है, फिर यहाँ पे मुंह में ऐसे स्वॉर्ड रखी हुई है वैसे। ओके, और वैसे एक टांग नकली है उसकी। ओके, तो पायरेट का हुलिया ऐसा ही होता है। ओके, तो वैसे उसमें डेपिक्ट किया गया है। ओके, तो वैसे ही है यहाँ पर। तो इसीलिए सिर्फ मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा कि वो लोग को दिखता है, दोनों आंखों से अच्छे से दिखता है, लेकिन एक आंख ऑलरेडी बंद है। ओके, और फिर जैसे ही वो जाए तो वो लोग ऐसे करके जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि इसको एडजस्टमेंट लेने में टाइम लगेगा कि वो उजाले में से अंधेरे में आई है, ये तो पहले से अंधेरे में ही थी, तो वो तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओके, तो कम जल्दी एडजस्टमेंट ले सके और वो बच सके, या जो भी करना हो वो एक्टिविटी कर सके, अंधेरे में भी, अंधेरे में से उजाले में, उजाले में से अंधेरे में, तुरंत कर सके, और वो टाइम जो हो रहा है वो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वो लोग ऐसा पहनते हैं, नॉट कि ऐसे थोड़ा डेंजर टाइप दिखने के लिए। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन पावर मतलब क्या, कि जो भी हमें बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, वो सब। तो ये शॉर्ट नोट पूछी जाएगी तुम्हारी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है। राइट डाउन द पावर ऑफ एकोमोडेशन शॉर्ट नोट। ओके, तो वो तुम्हें लिखनी है। ओके, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है ही ये क्वेश्चन, तो अच्छे से समझ लो। ओके, हाँ, क्या है पावर ऑफ एकोमोडेशन? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। तो आई लेंस की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी? टू, इसमें तो बहुत ज्यादा, हाँ, सो आई लेंस की एबिलिटी टू एकोमोडेट, मतलब देखो, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है उसको एडजस्ट करने की एबिलिटी किसकी? आई लेंस की। आई लेंस भी कैसे कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स, आई लेंस, उसकी हेल्प से क्या हो रहा है? फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है, मतलब फोकल लेंथ कम हो रही है या फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। सिंपल। ओके, सो एकोमोडेशन इज नथिंग बट द एबिलिटी। एकोमोडेशन एक पावर है। कौन सा पावर? फोकल लेंथ को बड़ा या छोटा करने का पावर। तो उसी को हमें इंग्लिश में लिखना है, द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ बाय से लेंस, ओके, इज नोन एज द एकोमोडेशन। बाय लेंस, और से बाय लेंस वाया कॉर्नियरी और वाया सिलियरी मसल्स। ओके, देन नेक्स्ट, the minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. It is also called the near point of the eye. Again, एक मार्क में पूछा जा सकता है। क्या है near point of the eye? कि आंखों पे थोड़ा भी स्ट्रेन लिए बिना जितना नजदीक का हम अच्छे से देख सके, एकदम अच्छे से, थोड़ा भी लोड लिए बगैर, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए, जनरली सबके लिए, नियर पॉइंट ऑफ आई होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब कितना? सपोज इतना 30 सेंटीमीटर है तो 5 निकाल दो तो 25, मतलब ये इतना 30 सेंटीमीटर है तो थोड़ा लाइक दिस। ओके, तो हमारी आंखों से इतना डिस्टेंस, मतलब यहाँ इतना डिस्टेंस। ओके, ये जो हम पढ़ते हैं ना, जब हम रीडिंग करते हैं तो उतना डिस्टेंस, कोई ऐसे पढ़ता है वो चंपक चंचल से ओके, तो वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। और कोई बहुत दूर का भी पढ़ लेता है, ओके, कि देखो वहाँ ये लिखा है, ये लिखा है। उसके वो टाइम पे जब तुम बहुत नजदीक का ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे या बहुत दूर का पढ़ोगे, एट दैट टाइम देयर विल बी स्ट्रेस ऑन योर आईज। तो वैसे जनरली नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे? दूसरे बाजू वाले को बोलो क्या लिखा है वहां पे। ओके, चलो, तो इसी को क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। ओके, तो कितना है? जनरली 25 सेंटीमीटर। फॉर ये वही चीज लिखी हुई है, फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। अब आता है फारदेस्ट पॉइंट। तो भाई जितने दूर का हम देख सके उसको हम क्या बोलते हैं? फारदेस्ट पॉइंट। तो भाई हम तो भगवान की बहुत ही बड़ी खतरनाक वाली मशीन है। ओके, तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट, मतलब देखो ना, हम तो सन को देख सकते हैं, हम दूसरे प्लेनेट को देख सकते हैं हमारी आंखों से। यहाँ विदाउट, देखो हम सन को देखने के लिए कुछ लेते हैं क्या? कुछ भी नहीं, डायरेक्टली इतने किलोमीटर दूर वाला सन हम ऐसे ही देख सकते हैं। ओके,
सो उसके लिए हम ले सकते हैं इनफाइनाइट। अगेन सन के ऊपर सपोज ये बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा है, आप पढ़ के बताओ क्या है, नॉट दैट। ओके, वो देखने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम डिस्टेंस में दूर जाएंगे वैसे वैसे स्कैटरिंग और वो सब लास्ट चैप्टर के एंड में है, स्कैटरिंग एंड ऑल। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो तुम्हें चीज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉट ऑफ रीडिंग कि कितना दिखाई देता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। ओके, इनफाइनाइट तक दिखाई ही देगा, लेकिन नियर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, वो एकदम क्लियर कट दिखाई देता है। अगर पढ़ाई की चीज है, बुक है, तो तुम पढ़ भी सकते हो लाइक दैट। या फिर बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है जैसे कि नीडल है, नीडल ओके, और वो पिन है, स्टेपलर है, तो भी यहाँ होगी तो एटलीस्ट दिखाई देगी। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे टेबल पे पड़ी हुई है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये तो सरफेस ही वैसी है कि दिख जाएगी, लेकिन ऐसा समझो कि कोई पिन है इसी कलर की, ओके, शायद मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन 25 सेंटीमीटर जैसा नजदीक आऊंगा। देखो जैसे कि अभी यहाँ पे किसी ने पेन से कुछ ड्रॉ किया था, तो मैं अभी देख रहा था तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी ऐसे नजदीक गया तो मुझे दिखाई दिया कि हाँ ये पेन से ड्रॉ किया है। ओके, क्यों दिखाई दिया, क्योंकि नजदीक गया, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट पे वो आ गया, इसलिए वो दिखाई दिया। अंडरस्टूड? ओके, so the farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye and it is infinity for the normal eye. normal eye के लिए ये क्या है, infinity, मतलब कितना भी दूर का हम देख सकते हैं। Now disease, disease तो अभी आगे आएंगे वापस। ओके, sometimes the crystalline lens of the people at old age, sometimes मतलब generally old age में होता है। ओके, at old age become milky, ओके, धुंधले धुंधले ऐसा दिखता है, सब कुछ दिखाई नहीं देता, becomes milky and cloudy। ओके, तो ये क्या है milky and cloudy, मतलब कि थोड़े whitish ज्यादा हो जाएगा। ये जो हमारा पर्टिकुलरली लिक्विड था, ओके, वो लिक्विड की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ओके, सो लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी, मिल्की मतलब तो बहुत ज्यादा व्हाइटिश, मतलब जैसे कि ऐसा समझो कि इरोजन बोल रहा हूँ, कोरोजन होता है तो कैसे वहां पे डॉट आ जाते हैं, रेडिश ब्राउन के डॉट्स आ जाते हैं। ओके, इरोजन पे वैसे ही देखना, तुम अगर घर में बाथरूम के तुमने अगर स्टील के टैप लगाए हुए हैं नल, तो उसके ऊपर स्केलिंग हो जाता है व्हाइट कलर का, जैसे व्हाइट कलर के ऐसे दाने 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 जैसा लग जाता है टैप के ऊपर। ओके, नल के आसपास कहीं पर भी, तुम टैंक के पास, बाथरूम में, कहीं पर भी देख, यहाँ भी देख लेना अपने बाथरूम में। जनरली स्टील में जल्दी हो जाता है, प्लास्टिक में होता है, दिखता नहीं है। ओके, सो ये स्केलिंग जो होती है व्हाइट, ये तुम्हें पता चले कि कैसा होता है, वैसा आई में ऐसे व्हाइटिश हो जाता है और दिखता नहीं है अच्छे से, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड दी कैटरैक्ट। मतलब क्या, वो जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सो दैट इज कैटरैक्ट। ओके, तो मोतिया का ऑपरेशन किया ऐसा बोलते हैं ना, तो ऑपरेशन ऑफ द कैटरैक्ट होता है, मतलब उसके बाद अच्छे से दिखता है। अगर तुम ना करवाओ तो ऐसा नहीं है कि दिखना बंद हो जाएगा। ओके, धुंधला दिखता रहेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ऑटोमेटिकली वो धुंधला दिखना बंद भी हो जाए, हो सकता है ऐसा। ओके, बट इट इज नॉट गारंटीड कब होगा, 5 साल के बाद हो सकता है, 2 साल के बाद हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है। और अब लोगों को क्या है, वही मुझे नहीं दिख रहा, अभी धीरे धीरे अंधे हो जाएंगे, और डॉक्टर तो ऐसे ही बोलेंगे अभी धुंधला हुआ है फिर बंद हो जाएगी लाइट। ओके, धीरे धीरे तुम अंधे होते जाओगे, वो डराएंगे क्योंकि ऑपरेशन का खर्चा ही मस्त होता है उनके लिए। ओके, तो वो डराएंगे, तो लेकिन जनरली अगर ना करे तो भी ठीक हो सकता है अपने आप, बट विथ प्रिकॉशन एंड विथ प्रॉपर डाइट। उसके लिए हमें डाइट लेने पड़ेंगे कि वैसा डाइट वैसा खाना खाएंगे तो अपनी आंखें ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी। देखो पूरी जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक सात्विक मूवमेंट करके ऐसा कुछ है चैनल, वहां पर मैंने देखा था, तो पर्टिकुलरली वो वीडियो में क्या था, एनी डिजीज कैन बी क्योर विथ अ प्रॉपर रेगुलर डाइट। कोई भी टाइप की डिजीज हो, कोई भी टाइप की, ऐसा लिखा है। और ये चीज तो आयुर्वेदा में भी है, सेंटेंस है आयुर्वेदा में, 11 साइंस की बुक में भी है, केमिस्ट्री में, कि पहले सॉल्यूशन होता है उसके बाद प्रॉब्लम होता है अर्थ पर। ओके, मतलब पहले जैसे कि पहले की बनती है उसके बाद लॉक बनता है, पहले लॉक बना दिया अब की बनाओ, ऐसा नहीं होता, हमेशा पहले की बनती है, की के बाद लॉक बनता है।
की लॉक बना दिया, अब की बनाओ, चलो अब घुसेगा ही नहीं कुछ, क्या बनाओगे? पहले की बनती है, उसके अकॉर्डिंगली ग्रूव क्रिएट करके लॉक बनता है। ओके, तो पहले हमेशा ये हमारे गॉड की नेचर की ब्यूटी है, ओके, कि पहले हमेशा सॉल्यूशन होता है, उसके बाद प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। तुम कभी मैथ्स में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हो जिसका सॉल्यूशन ही ना हो? सॉल्यूशन होता ही है, इसीलिए तो प्रॉब्लम तुम्हें दिया गया है कि ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। सोचो कि सॉल्यूशन ही ना हो, जैसे कि अभी पीरियोडिक टेबल में सपोज 125th वाला एलिमेंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढो, तो वो तुम 25th वाला, अच्छा तो ये तो रिसर्च का टॉपिक है, ये एलिमेंट है कहाँ पर, कितनी क्वांटिटी में है, ये वो, अटक गए तुम, सॉल्यूशन है नहीं तुम्हारे पास, तो ऐसा तुम्हें देंगे ही नहीं। ओके, वो रिसर्च का टॉपिक है, मतलब ये समझ में है इसलिए बता रहा हूँ कि उसका भी सॉल्यूशन है लेकिन हमें पता नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है लेकिन हमें, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी थी ही पहले से, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चल गया। जैसे थोड़े दिन पहले हमने सोलर एनर्जी की बात की थी, तो सोलर एनर्जी हमने भाई 20 ईयर्स से हमने यूज करना स्टार्ट किया, तो उससे पहले भी सोलर एनर्जी तो थी ही। ओके, पेट्रोल डीजल फ्यूल जो है वो हमने से 200-300 ईयर्स पहले उसका यूज करना शुरू किया, तो क्या उससे पहले पेट्रोल डीजल कुछ था ही नहीं? अरे था भाई, भर भर के था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि उससे ऐसी गाड़ी चलती है। अरे गाड़ी क्या है वो नहीं पता था, तो फ्यूल की तो बात दूर है। सो सब कुछ पहले से है लेकिन हमें पता नहीं है। ओके, सो ये है कैटरेक्ट, तो बात वो चल रही थी कि वो भी क्योर हो सकता है, बट जनरली अब ऑपरेशन करवा ही देते हैं, क्योंकि कौन ऐसे धुंधला धुंधला देखता रहेगा कंटिन्यूअसली। ओके, तो जनरली करवा देते हैं। देखो, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट, ये बहुत ही बढ़िया है, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट स्टडी। ये सिर्फ पढ़ाई करने के लिए सिर्फ लाइफ नहीं है। ओके, अब मोटिवेट हो जाओगे तुम, हाँ बढ़िया बात है, लेकिन आगे का देखो आगे का देखो, बट इफ यू कांट इवन कॉन्कर दिस लिटिल पार्ट ऑफ लाइफ, ये एक छोटा सा पार्ट ऑफ लाइफ है, तुम इसको भी कॉन्कर नहीं कर पा रहे हो, इसको भी, इसके सामने भी नहीं लड़ पा रहे हो, देन व्हाट एल्स यू कैन पॉसिबली डू? फिर आगे जाके वैसे क्या कर सकते हो तुम? ये एक छोटा सा पार्ट जो पढ़ाई का पार्ट है, ये भी अगर हम नहीं कर पा रहे लाइफ का अच्छे से, तो फिर लाइफ तो अभी ऐसा समझो कि बाकी है आना। ओके, ओरिजिनल एग्जाम्स और ये सब प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी। ओके, ओरिजिनल एग्जाम्स, ओरिजिनल प्रिपरेशन, वो सब ये स्टडी खत्म होने के बाद शुरू होगा। ओके, कि हाउ टू हैंडल दी सिचुएशंस, कैसे हमारे पास जो नॉलेज है उसका यूज करें, कैसे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें, कैसे सब कुछ लाइफ उसके बाद शुरू होती है। तो बहुत ही बढ़िया है कि भाई इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट स्टडिंग, मतलब जैसे आज से 50 साल बाद कोई तुम्हें नहीं पूछेगा कि 10th में तुम्हारे कितने मार्क्स थे, कोई नहीं पूछेगा सही में। ओके, हाँ घर वाले सपोज ग्रैंड चाइल्ड पूछेंगे, ग्रैंड चाइल्ड पूछेंगे कि आपके कितने थे, ओके वो पूछेंगे, बट बाहर वाले कोई कुछ नहीं पूछेंगे। और हो सकता है कि उसका कोई भी रिलेशन ही ना हो, मतलब ऐसा समझो कि तुम 10th में ला रहे हो से एवरेजली से 70% और 80%, और तुम एट द एज ऑफ 50 ईयर्स पहुंचे तो तुम मिलियनर बिलियनर बन गए। ओके, अब उसका और ये परसेंटेज का कोई रिलेशन नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम 99% ले आए, बट आफ्टर दैट तुम स्टडी में ही अच्छे रहे थे, उसके बाद में भी अगर गलत संगत में फंस गए या ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, पढ़ाई में अगर अच्छा किया है आगे जाके भी तुम एक ग्राफ, एक हैबिट बन जाती है अच्छा करने की, तो सब जगह अच्छा ही होगा। लेकिन वहां पर फिर लाइफ की एग्जाम में क्या होगा, लाइफ हमें डाल देगी ऐसी सिचुएशन में कि भाई जितने सब्जेक्ट सपोज अभी तुम्हें अच्छे नहीं लगते, वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स है, तो तुम्हें ऐसे ही सारे दोस्त मिल जाएंगे, ऐसी ही तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी जॉब ऐसी लग जाएगी वैसी जगह पे कि जो तुम्हारा जो नेचर है उससे एकदम ऑपोजिट। तो वहां सर्वाइव करके अच्छा परफॉर्म करना, देन यू हैव पास सक्सेसफुली। ओके, तो वैसी सारी एग्जाम्स लाइफ में भी आती रहे। तो बहुत बढ़िया कोट है ये। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग, बट जैसे मैंने बताया था कि हमें करना क्या चाहिए, जिस जगह पर अभी हम हैं और हमारी जो ड्यूटी है वहां अपना 100% देना चाहिए। दैट्स इट। अभी हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में हम अपना 100% दें। 100% मतलब 100%।
थोड़ा भी कम नहीं, और हर रोज पिछले दिन से ज्यादा ही देंगे। कि कल भी 100% देना था लेकिन 90% ही दिया है, आज 90.1, भले ही 91 भी नहीं लेकिन 90.1, उससे थोड़ा तो ज्यादा ही देंगे आज का इनपुट। ओके, वैसे अपना इनपुट रोज बढ़ाओ, और हो सकता है कि एक दिन तुम 100 पे पहुंच जाओ, फिर चैलेंज आएगी रोज 100, कल 100 था आज भी 100, कल 100 था आज भी 100, वो तो उससे भी बड़ी चैलेंज है। ओके, क्योंकि एक दिन 100 सपोज हो गया, तुमने प्रैक्टिस अच्छी की तो तुम धीरे धीरे करके 100 पे पहुंच गए, तुमने फुल इनपुट, तुमने जो किया सब कुछ सही, सुबह से तुम्हारा मूड अच्छा है, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, और तुमने जो पढ़ाई की वो सब कुछ अच्छा, और दूसरे दिन में भी सपोज कुछ इरिटेशन हो रहा है, तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं था, ये वो, तो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो अप में तुमने अच्छा कर दिया, अब जब डाउन आ रहा है तो तुम ट्राई करो कि वो डाउन भी तुम्हें इफेक्ट ना कर पाए। ओके, वैसे बनना है, नॉलेजेबल, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट, स्पिरिचुअली फिट, सब जगह से फिट रहना है। ओके, फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है, कुछ भी हो जाए मेंटली हिलेंगे नहीं, इकोनॉमिकली फिट रहना है, इतने पढ़ लिख के इतने पैसे गेन करो, ऐसे पैसे अर्न करो। ओके, देन तुम फिट हो गए कि भाई ऐसे नहीं कि पैसे के लिए तुम्हारे कोई चीज़ छोड़ दी, मतलब कि जो अच्छी चीज़ है, सपोज तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो तो अभी क्या हो गया, तुम्हारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तुम्हारे बच्चों की शादी करवानी है, ये वो, कहीं पे कुछ पैसों की जरूरत है, उनका स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उस टाइम पे तुम सोचो ना कि भाई फीस कितनी है। वो कब होगा ऐसे, जब बैंक में ऐसे पड़े होंगे तब। वो कब पड़े होंगे, तुम मेहनत करोगे तब पड़े होंगे, नहीं तो थोड़ी पड़े होंगे। ओके, तो उतने सक्सेसफुल बन जाओ, फिजिकली फिट रहो कि कोई टाइप का डिजीज ना हो, रोज सुबह उठना है 5 बजे तो 5 बजे, 6 बजे तो रोज 6 बजे। आज ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो भाई वो बंदा लास्ट 5 ईयर्स से 5 बजे उठता है कंटिन्यूअसली, और उसका शेड्यूल मतलब 5 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक 4.5 घंटे वो क्या करता है, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, एक्सरसाइज, जिम, टेनिस खेलता है 5 घंटे, और 9:30 बजे उसका वर्क शुरू होता है। 9:30 बजे से वो पूरा वर्क करता है, पूरा दिन वर्क किया, और रात को 9:30 10 बजे तो सो जाना है, वो भी बुक पढ़ के। सुबह उठ कर भी बुक पढ़नी है, रात को भी बुक पढ़नी है। कौन सी बुक, जो हमारी लाइफ को हेल्प करे इन एनी वे हमारी लाइफ को हेल्प करे, तो वो सारी हमारे शेड्यूल होना चाहिए। वैसा शेड्यूल होगा तो लाइफ, तो मेंटली फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, इकोनॉमिकली फिट रहना है। ओके, सोशली फिट रहना है, मतलब तुम्हें किसी के साथ भी ऐसे बोल दे कि भाई जाओ इसके साथ बात करनी है, ये बैंक में जाके ये बात करनी है, चीफ मिनिस्टर से मिलना है, पुलिस इंस्पेक्टर से मिलना है, ये बातें करनी, वो बात, तो अंदर से ऐसे डर ना लगे। अभी तो हम ऐसे स्कूल में तुम ऐसे प्रिंसिपल के सामने सर, डरना नहीं है। ओके, हाँ रिस्पेक्ट देनी है तो गुड मॉर्निंग मैम, ओके, रिस्पेक्ट पूरी दो, तुम पूरी रिस्पेक्ट दो, लेकिन डर और रिस्पेक्ट में डिफरेंस है। ओके, और टीचर भी वो एक्सपेक्ट करेंगे, कई टीचर्स ऐसे होंगे, उनको भी पता चलेगा ये स्टूडेंट मेरे से डर रहा है या डर रही है, तो फिर तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे वो। ओके, और रिस्पेक्ट दोगे तो वो टीचर तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे, अरे हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, ये वो। ओके, तो डरना नहीं है कहीं पर। हाँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबको ही रिस्पेक्ट दो, सबके साथ लवफुल रहो, बट डरना नहीं है किसी से भी। कोई भी बड़ा हो, नरेंद्र मोदी भी आके बोले कि भाई वो चाय पे चर्चा की, बेटा कौन से स्कूल में हो, ये वो, सर आई एम इन दिस स्कूल, ये पूरा बोलो, ऐसे कुछ भी हो, डरना नहीं। सोशली फिट, तुम्हारे पड़ोसी हो गए, तुम्हारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड सर्कल, ये वो, उनको मतलब तुम ऐसे रहो कि जनरली, वैसे तो बहुत रेयर होता है कि किसी को मतलब कि सब कोई खुश है, वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से या पर्टिकुलर बीइंग से सब कोई खुश है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। ओके, तो सबको ही खुश है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। ओके, वैसे बहुत रेयर है, लेकिन ट्राई करो वैसे बनने की कि मेजरली तुम्हें पसंद करें, मेजरली लोग तुम्हें पसंद करें। मैं लोगों को पसंद करने जाओ, उनको जो पसंद है वो वैसा करो, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वैसी चीज करो कि जो सही हो। ओके, तो तुम सोशली भी फिट रहोगे, एंड देन स्पिरिचुअली फिट। ये सब कुछ तुम फिट करने जाओगे ना, उसमें इतने उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आएंगे,
हम हिल जाएंगे मेंटली, ओके, मे बी फिजिकली, मेंटली। तो उस टाइम पे कोई फोर्स होना चाहिए ना जो हमें पकड़े रखे कि भाई नहीं, ये तो तू कर सकता है, ये हो सकता है, ये वो। ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन, ये नॉलेज हमें मिलती है स्पिरिचुअली फिट रहकर, ओके। स्पिरिचुअली फिट रिलीजियसली बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं पर्टिकुलरली पूजा करने की और वो बात नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिचुअली मतलब नॉलेज, पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज गेन करने की कि किस चीज़ से क्या होता है, तुम सब कुछ डिटेल में समझे, लॉ ऑफ कर्मा समझे, कैसे बात करनी है, ये वो सब कुछ। तो ये सब तरीके से फिट हो गए, देन लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। तुम्हें देख के मतलब लोग हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद भी हम अभी किसको याद करते हैं, किसको याद करते हैं? जनरली जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हो, ओके, दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, गुजरात के लिए, उन्हीं को हम याद करते हैं ना, ओके। तो सोचो कि हम जनरली किसी के सपोज ग्रैंड पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, तो ग्रैंड पेरेंट्स को हम पेरेंट्स किसी के एक्सपायर हो गए, तो हम पूरे साल में उनको 1 2 3 4 बार याद करते होंगे। पूरे साल में आउट ऑफ 365 डेज हम अपने जो रिलेटिव है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है और किसी के पेरेंट्स है जो बहुत साल हो गए, सपोज 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उससे पहले एक्सपायर हो गए थे, उनको पूरे साल में 4-5 बार याद करते हैं, मैक्सिमम 4-5 बार। और सपोज तुम से कृष्ण जी को कितनी बार याद करते हो? 4-5 बार से तो ज्यादा ही बार याद करते हो, ओके। तो गॉड है, बट फिर भी जैसे कि हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो कितनी बार नरेंद्र मोदी की बात करते हैं? क्यों? वो बंदा कर रहा है काम वैसे, इसलिए। हम गांधी जी की बात करते हैं, ऐसे नोट पे गांधी जी कितनी बार दिखते हैं, वो काम ऐसा करके गए कि नोट पे छप गए, ओके। तो ऐसा कुछ हमारे भी लिए भी होना चाहिए, हम भी ऐसी कोई लाइफ जिए कि हमसे लोग इंस्पायर्ड हो, सोसाइटी का भी बेनिफिट हो और हमारा खुद का भी बेनिफिट हो, ओके। चलो, तो ये कैटरैक्ट और ये मोटिवेशन आगे देखते हैं हम। पूरा महानिकल गया। चलो, सो अब डिफेक्ट्स की बात करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अच्छे से, बहुत इजी है, ओके। सबसे पहले तो मायोपिया स्पेलिंग याद रख लेना, मायोपिया, ओके। सो मायोपिया मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, ये उसका दूसरा नाम है। मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। मतलब कि वो बंदे को जिसको ये मायोपिया हुआ है, उसको नजदीक का अच्छे से दिखता है, नजदीक का, लेकिन दूर का उसको कुछ नहीं दिखता। ओके, अब बट क्या है, 4 है, 5 है, पता नहीं क्या है। ओके, तो समझ में आ गया क्या मायोपिया मतलब? ये नाम है, मायोपिया तो डिजीज का नाम है। तो ये डिजीज में क्या होता है, वो पर्टिकुलर बीइंग जिसको डिजीज हुआ है उसको नजदीक का दिखता है, नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखता है अच्छे से, लेकिन दूर का नहीं दिखता, इसको बोलते हैं मायोपिया। सो से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, माय मतलब मेरा यानी मुझे मेरे पास का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता। मतलब ऐसे कुछ भी याद करना हो तो मतलब समझ लो कि नजदीक का दिख रहा है, नियर साइटेडनेस। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नजदीक के क्लियरली दिखते हैं, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, अलग से क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हो वो सही दिखते नहीं है, इसको मायोपिया कहते हैं, ओके। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। तो फार पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इंफिनिटी पे। देखो नजदीक का तो सही दिख रहा है, मतलब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, तो भाई नजदीक का दिख रहा है, मतलब नियर पॉइंट को हम छेड़ेंगे ही नहीं, डन। तो बात आती है अब फार पॉइंट की। तो फार पॉइंट होता है हमारा इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी नहीं है और वो नजदीक आ गया। इंफिनिटी से नजदीक मतलब ऐसा समझो कि ये इंफिनिटी है, ऐसा समझो समझने के लिए इंफिनिटी है, लेकिन तुम्हें यहां तक का ही अच्छे से दिखता है। ये पोर्शन में सपोज ये पेड़ है तो वो तुम्हें नहीं दिखता, तुम यहां से देख रहे हो,
ओके तो हमें यहां तक का दिखना चाहिए, दिस इज इंफिनिटी। ओके यहां तक का दिखना चाहिए, इंफिनिटी तक का फर्देस्ट पॉइंट हमारा वो है, फार पॉइंट वो है। लेकिन बाय सम रीजन, यहाँ पे रीजन भी दिए हुए हैं, ये डिजीज होने की वजह से हमारा फार पॉइंट कहां पहुंच गया है, नियरर टू इंफिनिटी, मतलब कि इंफिनिटी से नियर हो गया है हमारा, मतलब उतना दूर नहीं है, थोड़ा नजदीक हो गया, हमसे नजदीक हो गया है। तो यहां तक, मतलब यहां अगर पेड़ होगा तो देख सकते हो तुम, यहां का भी देख सकते हो, यहां का भी देख सकते हो, लेकिन उसके बाद वाला ये जो एक्चुअल इंफिनिटी और बीच वाला जो रीजन है वहां का हमें सही सही दिखेगा नहीं। समझ में आया? ओके तो देखो, पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी से नियरर होगा। नियरर, इंफिनिटी हमारा फार पॉइंट नहीं है, इंफिनिटी से थोड़ा नजदीक वाला। हम जैसे कि n इंफिनिटी है तो हमारा पॉइंट कौन सा है, से n-1। ओके n को अगर हम इंफिनिटी मान ले तो हमारा पॉइंट क्या है, n-1, मतलब उससे नजदीक है, हमारे हमसे नजदीक है वो पॉइंट। ओके तो वहां तक का दिखेगा, उससे बाहर वाला नहीं दिखेगा। इन अ मायोपाइक, ओके मायोपिक, इन अ मायोपिक और मायोपिक, हम मायोपिक ही बोलेंगे, मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब जो रेटिना है दूर, इमेज बनना कहां चाहिए था, रेटिना पे, लेकिन बनता कहां है, नजदीक बोला ना हमने क्या बोला कि इंफिनिटी पे नहीं बन रहा है, ये याद रखने की ट्रिक है, ये इंफिनिटी पे नहीं बन रहा है, लेकिन इंफिनिटी से नियरर में हमें पॉइंट आ गया है, फार पॉइंट, तो इमेज भी बननी चाहिए रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे ना बन के थोड़ी हमसे नजदीक बन रही है। तो देखो ये रहा, देखो ये है एग्जैक्ट, मतलब यहां बननी चाहिए इमेज रेटिना पे, लेकिन बनती कहां है, ओ सॉरी यहां बननी चाहिए, लेकिन बनती कहां है, देखो सब लोग इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, यहां पर, तो यहां ये पॉइंट बन गया है, तो ये पॉइंट एक्चुअली ये सब लोग इंटरसेक्ट यहां करने चाहिए, ऐसे ये तीनों आए और यहां इंटरसेक्ट किया, वैसे करने चाहिए, लेकिन वो पॉइंट कहां आ गया, उससे आगे आ गया, ये हमारी आंख है तो उससे क्या हो गया, आगे आ गया। अंदर की बात चल रही है, आंख के बाहर की नहीं, आंख के अंदर की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ओके सो एनी डाउट? तो क्या हो रहा है कि नजदीक आ गया है वो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलरली कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। क्यों कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, देखो अभी समझाता हूं। हाँ देखो, सो सबसे पहले तो ये हमने देख लिया, देन दिस इफेक्ट क्यों आई, क्यों ये, तो भाई एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। कर्वेचर क्या हो गया, एक्सेसिव हो गया, मतलब ऐसा समझो कि तुमने खींच दिया, ये लेंस है, उसको क्या कर दिया तुमने, खींच दिया, ऐसे खींच दिया, तो तुम्हारा लेंस ऐसा हो गया। तो पहले कर्वेचर पार्ट इतना था, अब कर्वेचर पार्ट पूरा इतना हो गया। समझ में आया? खींच लिया मतलब हमने नहीं खींचा, बट सिलियरी मसल्स थ्रू ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, देखो ये आई बॉल है, उसका क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया, जैसे याद रखो, दोनों उसमें आ गए, पहला पॉइंट ये लिख लो, तो उसी के बेस पे तुम्हें ये याद आ जाएगा। ओके इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल किया तो क्या हुआ, कर्वेचर एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ये उसके कॉज है। अंडरस्टूड? ओके नेक्स्ट, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। तो सही पावर हो वैसे कॉनकेव लेंस हमें यूज करने चाहिए, तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी। कैसे चली जाएगी देखते हैं, देखो जैसे कि ये हमारा देखो फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, तो मायोपिक आई का फार पॉइंट होना कहां चाहिए था, ओके ये देखो ये ओ दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो मायोपिक आई है वो, तो ओडेस से आ रहा है ये ओ, तो इमेज बनेगी कहां पे, यहाँ, ये तो होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है, यहाँ आ गया है। ओके तुम ये फिगर भूल जाओ, डायरेक्टली ये वाली आ गई। ओके मायोपिक आई एंड करेक्शन, इसको भूल जाओ। ओके तो होना चाहिए था ऐसे, मतलब रेटिना पे वो लोग सारे, हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है ना, ओके कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो ये मेरा रेटिना है, तो यहां से ये आया, यहां से ये आया, और ऐसे करके यहां पे मीट करना था, बट वो यहीं पे मीट कर दिया,
समझ में आया, कन्वर्ज किया ना ये। ओके, तो मीट करना था यहां पर, लेकिन ये आगे ही मीट कर दिया, मतलब कि क्या हो गया है, हमारा मायोपिक हो गया है, बिफोर हो गया है, रेटिना के बिफोर में हो गया, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, वो भी हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमने बोला कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो अगर तुमने चश्मा लगा दिए कॉनकेव लेंस वाले, तो होगा क्या, ये मैंने ऐसे कॉनकेव लेंस लगा दिया, उसके आगे ये जो रेज आ रहा था, कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ओके, तो ये जो रेज आया यहां से ऐसे करके डाइवर्ज करते हैं, देखो डाइवर्ज हुआ, दिख रहा है, ये कहां गया, ये दिख रहा है एंगल, डाइवर्ज किया ना, ऐसे सीधे आ रहा था लेकिन क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। वैसे ही नीचे भी डाइवर्ज कर दिया, देखो ऐसे सीधे आया, फिर यहां से ऐसे करके डाइवर्ज कर दिया। समझ में आया? अब डाइवर्ज किया, अब वापस कॉन्वेक्स लेंस तो है ही, अपना लेंस तो है ही ना। ओके, अब वो वापस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो अब ये कन्वर्ज करेगा तो ये डायरेक्टली जाएगा यहां। समझ में आया? ओके, सो कॉनकेव लेंस की वजह से डाइवर्ज हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें थोड़ा ही तो प्रॉब्लम था। ओके, ऐसा तो नहीं है कि ये यहां ही इकट्ठा हो रहे थे, नहीं तो बहुत ही बड़े वाले कॉनकेव लेंस लगाने पड़ते, तो वो बहुत ज्यादा डाइवर्ज करता है और फिर ये जितना ज्यादा हुआ है उसको फिर ऐसे दूर ले जाता है। दैट डिपेंड्स कि कितना तुम, अगर ये डिसीज बहुत ज्यादा है तो नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी इतने बड़े बड़े ग्लासेस हो जाते हैं। मतलब मैं तो कभी कभी मेरे रिलेटिव में भी है, और कंटिन्यूअसली, क्यों, क्योंकि केयर नहीं, ये इट इज द लेसन फॉर से पेरेंट्स। ओके, डांटना चाहिए, ऐसे इतने नजदीक बैठ के ऐसे हम कंटिन्यूअसली ऐसे टीवी देख रहे हैं, अरे इतने नजदीक टीवी। ओके, और अब तो टीवी तो दूर हो गया है, मोबाइल। ओके, और इतना खतरनाक हुआ है, इतना खतरनाक कि बहुत डैमेज करता है, बहुत डैमेज। इफ यू हैव टू बी कॉन्शियस। बच्चों की बात छोड़ो, हम सुधर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे, वो गारंटी है। ओके, मतलब भाई रॉ मटेरियल जैसा होगा वैसे ही तो प्रोडक्ट बनेगी। ओके, तो हमें सिर्फ अच्छा करना है, हमें अच्छा बनना है, हमें बेस्ट बनना है, अच्छा क्या बेस्ट करना है। ओके, तो फिर हमें पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि भाई तुम वैसे कुछ कर भी नहीं सकते, तुम पूरी दुनिया को थोड़ी सुधार सकते हो। हाँ, तुम खुद के लिए कुछ कर सकते हो। तुम बोलोगे कि भाई कोई ऐसा करेगा कि भाई ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे नजदीक बैठ के नहीं टीवी मत देखो, अरे फोन मत देखो, इतना फोन यूज मत करो। तो ऐसे सपोज टीचर है तो मैं तो तुम सब लोग को बोल देता हूँ। ओके, बट तुम ऐसे ही किसी को बोलोगे ऐसे, तो वो मानेंगे क्या? उनको मानना होगा तो मानेंगे, उनको नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे। तो मान लिया तो तुम्हें, और वो सुधर गए तो तुम्हें अच्छा फील होगा, अरे यार मैंने बोला और इसका अच्छा हुआ। लेकिन अगर नहीं माना तो फिर बुरा लगे, यार इसको तो कितना समझाया, कर ही नहीं रहा है, ये देखो कितनी बार बताया, यार आगे तो बताना ही नहीं है, छोड़ यार इसके साथ तो ऐसा ही, हमें कोई लेना देना नहीं, ये वो। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गए। ओके, कि कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है उससे प्रॉब्लम हमें, अरे भाई तुम क्यों प्रॉब्लम, तुम्हारा काम था सजेशन देना, सजेशन दे दिया बस, अब वो जाने, उसकी बात जाने। मतलब वो तो सबके पास होता है ना, जैसे यहाँ ऐसे बोर्ड लगाया हुआ, सजेशन मतलब क्या, जस्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड। यहाँ से तुम जा रहे हो और ऐसे लिखा होगा कि भाई सूरत ये साइड है। ओके, अब ये सजेशन है, बोर्ड है कि सूरत ये साइड है, फिर भी तुम गाड़ी लेके ये साइड जाओगे तो सूरत पहुंचोगे ही नहीं, बड़ौदा पहुंचोगे। तो भाई वो जाने, जो गया वो उल्टा गया, वो जाने, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। ओके, वो सजेशन देना भी जरूरी नहीं होता। ओके, सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा था कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो एक बात तो बताई थी कि वो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो स्माइल और दूसरा इग्नोर। ओके, तो हमेशा उनकी मुंह पे स्माइल रहती है कि कैसी भी सिचुएशंस हो, कैसी भी सिचुएशंस, गिव अ स्माइल। उससे एक स्ट्रेंथ मिलती है खुद को भी, सामने वाले को, एटमॉस्फेयर को, हमारे आसपास जो हो उनको अच्छा लगेगा, वो तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हमें एक स्ट्रेंथ मिलेगी, यस वी आर डूइंग गुड। ओके, हैप्पी फील करोगे, स्माइल। दूसरा इग्नोरेंस, कितना भी स्माइल करो, कितना भी अच्छा करो,
सामने बोलने वाले होंगे ही होंगे तुम्हारे, ओके। उनको क्या करना है? इग्नोर, उनको इग्नोर करना है। तो स्माइल रखनी है और इग्नोर भी करते आना चाहिए, ओके। तो लेकिन ये बात नहीं थी, बात हम कौन सी कर रहे थे? अभी हम इससे पहले कौन सी बात कर रहे थे? सचिन से पहले मैंने कौन सी बात की? नहीं, सजेशन की बात की थी, ओके। सो उन्होंने ये बात की थी, सचिन तेंदुलकर ने, कि मैं लाइफ में कभी भी पूछे बिना किसी को सजेशन नहीं देता, ओके। पूछे बिना हमारी ये आदत बन जाती है, ए, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, ये अच्छा है, वो अच्छा है। इतने बड़े क्रिकेटर हो गए फिर भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये शॉट तुम गलत मार रहे हो, ऐसे मत, बैट ऐसे मत पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे शॉट मत मारो, ऐसे मारो, यहाँ देखो, यहाँ मत देखो, कुछ भी नहीं समझाएंगे। कोई पूछेगा तो दिल से सब कुछ समझाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पूछ रहा है उसको जानना है, उसको सीखना है। और जिसको तुम सामने से बताने जा रहे हो, हमें क्या मालूम उसको सीखना भी है या नहीं है, उसका इतना एंथुजियाज्म है या नहीं है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज उसे चाहिए भी या नहीं चाहिए, हमें नहीं पता। तो जिसको चाहिए उसे बहुत अच्छे से दो, लेकिन सामने से नहीं। कोई पूछेगा तो, ओके। तो वो चीज है। तो ये समझ में आ गया? पक्का? ओके, रिपीट करें या समझ में आ गया? डन? ओके। सो दिस इज अबाउट दी मायोपिया। नाउ देखते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में इससे उल्टा होता है। सर थर्ड वाला कार्ड है ना? कौन सा वाला? किसके बाद से है वो कार्ड? प्रेस बायोपिया है, मैंने डाउनलोड की बुक है। मुझे भी लगा था कट हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम कट था कुछ, तो मैं ढूंढ रहा था कि क्या कट है, लेकिन कुछ कट नहीं निकला। ये है प्रेस बायोपिया, नई बुक में है 23-24 की, नहीं तो कर लेना है। बट लास्ट टाइम निकलता था, इसलिए मैं भी सोच रहा था कि कट है, बट नई बुक में तो है, रैशनलाइज 23-24 की बुक में है। तो मतलब कुछ कट नहीं हुआ, जो तुम्हारी बुक है वही पूरी बुक पढ़नी है। कौन सा वाला? नहीं, वो भी है। स्काई ब्लू, अच्छा सनसेट वाला। लेकिन ये स्काई ब्लू रखा है तो सनसेट वाला सेम ही है। ये यहाँ ऐसा बोला गया है कि भाई स्कैटरिंग होगी, तो जिसकी वेवलेंथ कम है वो स्कैटर नहीं होगा और वो डायरेक्टली हमें दिख जाएगा, तो भाई इसीलिए ब्लू दिखता है, ओके। और रेड वाला की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो नहीं दिखता। तो दोपहर को ब्लू दिखता है स्काई, और फिर मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे क्या दिखता है? मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे क्या होता है? ऑरेंज टाइप दिखता है। हाँ मैडम, हाँ, तो
वो कट कर दिया है, बट वो सेम ही कंसेप्ट वही है. ओके, ब्लू कलर स्कैटर नहीं हो रहा है इसलिए स्काई ब्लू दिख रहा है, और फिर सनराइज और सनसेट में रेड कलर जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो स्कैटर नहीं हो रहा है इसलिए ऑरेंज दिखता है. तो उतना कट किया है, कितना है और बस उतना ही. ये तो है, मतलब ये सिर्फ इतना कट किया है. ओके ठीक है. ओके, लेकिन लास्ट टाइम तक तो ज्यादा कट होता था, लेकिन पता नहीं क्या कट होता था पता है. ह्यूमन आई होता था, कलरफुल वर्ल्ड पूरा कट होता था लास्ट 3 ईयर से. सीबीएसई में, जीएसई की बात नहीं, सीबीएसई में पूरा सिर्फ कलरफुल आई. ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ो, वो स्कैटरिंग वैटरिंग कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन है, प्रिज्म विज्म सब निकाल दिया था, वैसा था, बट अब रखा है. तो देखो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज द फार साइटेडनेस. मतलब अब क्या होगा, दूर का नहीं दिखेगा. अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा. हाँ ओके, फिर से मायोपिया, मायोपिया मतलब नजदीक का दिख रहा है, नियर साइटेडनेस, और दूर का नहीं दिख रहा है. एंड हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का दिख रहा है और नजदीक का नहीं दिख रहा है. ओके करेक्ट. कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. वैसे ही पॉइंट्स लिख देने हैं. नियर पॉइंट फॉर द, अब देखो नजदीक का नहीं दिख रहा था, पहले में नजदीक का दिख रहा था, इसलिए हम बात कर रहे थे फार पॉइंट की. अब फार पॉइंट की बात नहीं करेंगे, अब नजदीक का नहीं दिख रहा है तो हम नजदीक के पॉइंट में क्या गड़बड़ हो गई, क्या लोचा हो गया, उसकी बात करेंगे. सो द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर. मतलब कि यहां तक का 25 सेंटीमीटर तक का मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं, लेकिन अब क्या हो गया है, ये मैं पढ़ सकता नहीं. ओके, वो मूव हो गया है. ओके मतलब देखो अब ये आगे आएगा तो पढ़ सकते हैं. ये यहां तक का है. ओके, यहां तक का है डिस्टेंस, ये 25 ऐसा समझो. अब वो पॉइंट मेरे नजदीक आ गया तो मैं पढ़ ही सकता हूँ ना भाई, और अच्छे से पढ़ सकता हूँ. वो सारे वर्ड्स और वो सब नजदीक आ गए सब कुछ, लेकिन नजदीक नहीं आ रहा, दूर जा रहा है, इसलिए छोटा छोटा दिख रहा है सब कुछ. समझ में आया? इसलिए लिखा हुआ है क्या, फर्दर, फर्दर अवे. तो फार पॉइंट नियर आता है और नियर पॉइंट दूर जाता है, फार होता है. ये वो एक एक वर्ड है, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं. ओके, और फार, नियर, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि नियर रखना है फायर रखना है. अंडरस्टूड? समझोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे. लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोजली ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना. अब क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, ये रेटिना है, ये रेटिना है, तो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जा रहे थे. अब क्या हो रहा है, रेटिना के बाद कन्वर्ज हो रहे हैं. मतलब ये रेटिना है, उसके बाद कन्वर्ज हो रहे हैं, तो नहीं दिखेगा. तो देखो बिहाइंड, पहले क्या लिखा था हमने, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, अब क्या लिखा है, बिहाइंड. ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती है. बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, फार. ओके, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे तो अच्छे से समझ. सो क्या है, कहां बनता है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे, मतलब बिहाइंड. बिहाइंड वर्ड हम पीछे के लिए यूज करते हैं. इसके पहले वाले चैप्टर में भी इमेज बनती थी वो साइड, तो हम बिहाइंड, अदर साइड, बिहाइंड द मिरर ऐसे बोलते थे. ओके, तो वैसे ही है. ओके, देन दिस डिफेक्ट अराइजेस. क्यों, देखो पहले में क्या होता था, इलोंगेट हो जाता था और कर्वेचर इंक्रीज हो जाता था. ओके, अब क्या हो रहा है, पहला दूसरा पॉइंट ही पहले लिख लो. द आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल. आईबॉल क्या हो जा रहा है, स्मॉल हो जा रहा है. द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग. तो देखो स्मॉल, आईबॉल स्मॉल हो गया. ओके, तो लेंस भी क्या हो गया, मतलब पहले लेंस ऐसा समझो ये रेगुलर लेंस है, देन वो खींच जाता था तो ऐसा बन जाता था. अब क्या बन गया, अब ऐसा बन गया. ओके, अब ऐसा बन गया तो सोचो यहां से लेकर के
जो हमारा पोल बनेगा वहां से लेकर के जो फोकल लेंथ का डिस्टेंस होगा, पहले क्या था, ऐसा था, तो इतना डिस्टेंस लो और अब ये डिस्टेंस लो, तो कंपेयर टू दिस डिस्टेंस बढ़ गया है ना, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ क्या था, अगर हम लेंस की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकल लेंथ का जो फोकस होता है उसके बीच का डिस्टेंस याद है, पहले वाला चैप्टर, हाँ ओके, क्या था, ये लेंस है समझ, ओके, तो ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा सी है और ये मेरा एफ है और ये मेरा ओ है, ओके। तो क्या था फोकल लेंथ, यहां से यहां का डिस्टेंस था फोकल लेंथ, वही डिस्टेंस था लेंस के केस में, और मिरर के केस में इसको पी बोलते थे, पोल, और पोल से फिर डिस्टेंस लेते थे हम, डन। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेते थे, तो ये है मेरा क्या, फोकल लेंथ। अब सोचो कि ये क्या हो गया है, ऐसे हो गया है, मतलब ऐसे मोटा हो गया है, तो ये जो डिस्टेंस था बीच का वो बढ़ गया ना, तो वो डिस्टेंस प्लस ये जो वहां से जितना डिस्टेंस था एफ का वो तो है ही, तो मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आ रहा है, बढ़ गई, समझ में आया है पक्का, कैसे बढ़ी, छोटा हो गया, हाँ या ना यार, तुम लोग बोलो यार, ये एक है, ओके, और ये है। अब सोचो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, और ये तो इससे बहुत छोटा बना दिया मैंने, बट ये है, अब इसको तुम कंप्रेस करोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा ना, कंप्रेस करेंगे तो बढ़ेगा ना ये डिस्टेंस, ये तो समझ में आ रहा है। अगर खींचेंगे तो वो डिस्टेंस कम होगा, अगर इसको खींचे और ऐसे लंबा कर दे ऐसे, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और अगर कंप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो डिस्टेंस बढ़ा, उसके बाद ये लेंस के बाद जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस पे वो तो है ही, ओके, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अंडरस्टूड, ओके। So the focal length of the eye lens is too long. दोनों पार्ट समझ में आ गए, ये कॉज है, उसके कॉज भी पूछे जा सकते हैं एक मार्क में, ओके। क्या करेंगे, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, के मतलब कि ये पीछे जा रहा था और एक लेंस लगा दिया, तो ये यहाँ से ऐसे कॉन्वेक्स ऑलरेडी कन्वर्ज कर रहा है और फिर यहाँ से वापस कन्वर्ज किया, बहुत आगे चला गया क्या, तो यहाँ पे हो गया, अंडरस्टूड। मतलब वो कॉन्वेक्स तो कर ही रहा था लेकिन फिर भी बहुत आगे जा रहा है, तो ये तो कन्वर्ज करने की बात है, तो हमने वापस एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो वहां से कन्वर्ज होगा, पहले कॉन्वेक्स लेंस लगाया, वहां से कन्वर्ज ऐसे सीधे आ रहा था, तो यहाँ से कन्वर्ज हुआ, और फिर ये वापस आंख में, ये हमारे जो आंख का लेंस है, ये तो हमारा चश्मा है, स्पेक्टिकल्स, और ये हमारी आई है, तो यहां से वापस क्या हुआ, ऐसे कन्वर्ज हुआ, समझ में आ रहा है पक्का, ओके। सो ये फिगर तुम्हें याद रखनी है, कौन कौन सी, इसको भूल जाओ, ये फिगर याद रखनी है कि भाई ऐसे इमेज बिहाइंड द रेटिना बनेगी, और अगर लेंस रख दिया तो फिर जहां होनी चाहिए रेटिना पे वहां पे इमेज बनेगी, अंडरस्टूड, समझ में आया पक्का, ओके। तो इतना रखते हैं, आज क्या देखा हमने, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो आंख की बात की, ओके, आई, ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में हमने बात किया सबसे पहले जैसे कि 8 टॉपिक, हाँ, रेटिना, देन कॉर्निया, देन सीलियरी मसल्स, आई बॉल की साइज, देन क्रिस्टलाइन लेंस, देन आइरिश, प्यूपिल, ऑप्टिकल नर्व, ओके गुड। देन हमने बात की थी किसकी, एकोमोडेशन की, व्हाट इज एकोमोडेशन, हाँ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को बोलते हैं एकोमोडेशन। कौन करता है वो, लेंस एंड बाय द हेल्प और विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स, ओके। देन फिर उसमें हमने नियर पॉइंट की बात की कि भाई जो 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल विदाउट लोड विदाउट स्ट्रेस जहां तक का हम नियर पॉइंट देख सके वो हमारा नियर पॉइंट होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर।
फिर फर्दर पॉइंट की बात की तो फर्दर पॉइंट और फार पॉइंट क्या है कि जितना दूर तक हम सही सही अच्छे से देख सके। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो होता है इन्फिनिटी, तो वो उसकी वैल्यू और उसकी सेंटेंस उसके लिए, नियर पॉइंट के लिए और फर्दर पॉइंट के लिए। देन हमने डिजीज की बात की तो मायोपिया, ओके। कैटरेक्ट की बात की, यस, ओके। सो मिल्की और क्लाउडी हो जाएगी एट द पैसेज ऑफ टाइम, जनरली इन दी ओल्ड एज, ओके। तो वो होता है कैटरेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट हमने बात की मायोपिया की। सो मायोपिया मतलब क्या है? नियर साइटेडनेस, मतलब नजदीक का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो दूर का क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो इन्फिनिटी, जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे ना होके नजदीक आ गया है हमारे, ओके। सो नियरर देन द इन्फिनिटी, फार पॉइंट, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हो गया है। तो करना क्या पड़ेगा? कॉनकेव लेंस लगा देंगे जिससे कि वो पहले डाइवर्ज होंगे फिर जाके कन्वर्ज होंगे। तो होगा क्या कि थोड़ा वापस वो रेटिना पे इमेज चली जाएगी, ओके। देन उसके कॉजेज क्यों होते हैं? तो वो इलोंगेट हो जाता है, क्या लेंस की इलोंगेशन की वजह से होता है, और जो कर्वेचर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, ओके। देन वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया देखा, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर का अच्छे से दिखता है एंड नजदीक का नहीं दिखता है, करेक्ट, ओके। सो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पे, लेकिन उससे भी पीछे जा रही है, बिहाइंड दी रेटिना जा रही है। तो बिहाइंड दी रेटिना गई तो फिर क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो वो फिगर बना दो। एंड देन हमें क्या करना है? उसके कॉजेज भी। तो क्या करेंगे? उसके कॉजेज में क्या लिखेंगे? आईबॉल बिकम्स टू स्मॉल, और अगर वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, लॉन्गर होगी, टू लॉन्ग फोकल लेंथ। अंडरस्टूड? और कॉन्वेक्स लेंस लगा देना, ओके। मेमोरी टिप है, राइटिंग डाउन इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू मेमोराइज इट बेटर। ये तो रूल है। मैं जब तुम्हारे टाइम मतलब तुम्हारी एज का था तो मैं सब कुछ लिख कर प्रिपेयर करता था। मतलब एक थियरी सपोज मैंने पढ़ ली, सपोज ये हमने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ ली, अब पढ़ ली, समझ में आ गई, याद भी रह गई, जैसे अभी मैंने तुम्हें पूछा और तुम सारे पॉइंट्स बोले एक एक करके, लेकिन मुझे सेटिस्फाई कब होगा? मैं मानूंगा कब कि हाँ मुझे याद रहेगी? जब मैं पूरा लिख पाऊं ना तब। नहीं तो भले ही मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहा हूं। ऐसा था मुझे, अब नहीं है, बट पहले वो था। भले ही मैं बोल रहा हूं, सब कुछ बोल दिया ऐसे मुंह जुबानी, ओके, जितना भी है पूरा कंटेंट बोल दिया, लेकिन जब तक मैं लिखूं ना तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता। और फिर जब लिख दूं मुझे आता है, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ मुझे आता है। वैसा था, पता नहीं क्यों था, बट था वैसा। सो कोई नहीं होता ना, कुत्ते आ जाते हैं ओके। सो लिख के प्रिपेयर करो, ओके। अभी तो टाइम है, टेस्ट होता है, स्कूल में टेस्ट होता है तो वहां पे लिखाई हो ही जाती है। बट लिखाई मतलब क्या है? ये जो मैं लिखने की बात कर रहा हूं मतलब क्या, जितना भी तुम लिखोगे ना वो क्या होगा? देखो, जब तुम याद कर रहे हो, बोल रहे हो, तो तुम याद कर रहे हो और मुंह से बोल रहे हो। जब लिख रहे हो तो याद कर रहे हो और लिख रहे हो, तो स्पीड भी कम है और तुम्हें ज्यादा याद आता जाएगा। स्पीड जब कम होती है ना तो मोर इन्फॉर्मेशन जो तुमने डाली होती है वो तुम्हारे सामने आती है। मतलब जितना भी तुमने पढ़ लिया तो लिखने के टाइम पे तुम्हें ज्यादा, शायद ऐसा हो सकता है कि जो जिसने समझ लिया, पढ़ लिया ना, तो वो सब कुछ लिख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा कि वो मतलब क्या है, वो सारा बोल सकता है। लेकिन मतलब वैसा भी होता तो है कि मतलब क्या, दोनों टाइप के केसेस होते हैं कि कोई होता है वो जनरली सब कुछ पढ़ लिया, अब वो अच्छे से लिख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। बट जरूरी नहीं है कि जो बोल सकता है वो लिख पाए, ओके। यहां पर ऐसा है कि जो जनरल केस में जो लिख सकता है ना वो बोल तो सकता ही है, नहीं बोल सकता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका पर्पस तो कंप्लीट हो गया। क्योंकि तुम बोलोगे तो भी लास्ट में करना क्या है? लिखना है,
बोलना तो बीच में एक इंटरमीडिएट पार्ट है, क्योंकि लास्ट में तो तुम्हें लिखना है ना, तभी तुम प्रूव करोगे ना एग्जाम में कि हाँ तुम्हें आता है। तो फाइनल तो क्या आना चाहिए, तुम्हें लिखना आना चाहिए। तो बीच में तुम अगर बोल नहीं सकते हो पढ़ा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन तुमने पढ़ लिया, बोल भी रहे हो, लेकिन लिख नहीं पा रहे, देन इट इज अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि लास्ट तुम्हारी एग्जाम का तुम्हें पता है, याद है, वो आइडेंटिफिकेशन तुम्हारी एग्जाम किसके बेस पे होती है? लिखने के बेस पे होती है। ओरल एग्जाम थोड़ी होती है कि चलो बोलो क्या है इसका आंसर, ओके। सो इसीलिए लिखने, और ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात हुई, लेकिन जनरल बात करें तो भी लिखी हुई चीजें हमेशा ज्यादा याद रहेगी, ओके। सबसे ज्यादा कौन सी चीज याद रहेगी? जो देखी हुई है। और देखी हुई है उससे भी ज्यादा कौन सी याद रहेगी? जिसको देखकर तुमने नोट डाउन कर लिया, वो उससे भी ज्यादा याद रहेगी। और देखने में भी वर्डिंग्स वाला देखा हुआ थोड़ा उसकी कंपेयर अगर करें इमेजेस वाला देखा हुआ, मतलब जैसे कि मूवी देखी है तो कैसे इमेजेस, मतलब बहुत सारी इमेज एक साथ चलती है तो वो मूवी बन जाती है, क्लिप बन जाती है तो क्या एक डिफरेंट सीन्स ही है, ओके। तो वो कुछ ना कुछ मूव कर रहा है, कैरेक्टर्स है, ये वो ऐसे। और सिर्फ तुम ऐसे लाइनें देख रहे हो, लाइनें पढ़ रहे हो, तो वो उतना है। स्टोरी वाइज होता है ना, वो जनरली ज्यादा अच्छे से याद रह जाता है। तो ये सारी मेमोरी टिप है, यूज करनी चाहिए। स्टोरी वाइज तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि स्टोरी बनाओ और फिर याद रख लो, कुछ गाने बना दो, स्टोरी बना दो, कुछ ना कुछ बना दो। जैसे कि लास्ट टाइम हम वो टूर पे गए थे तो तुम लोगों ने एक गेम सिखाई थी मुझे ओके, मेमोरी गेम। तो कंटिन्यूअसली बोलते ही रहना है। तो मैंने पहले कभी वो गेम नहीं खेली थी, फर्स्ट टाइम खेली थी, एंड बहुत अच्छी गेम थी, मुझे पसंद आई, ओके। अरे बहुत खतरनाक वर्ड था वो तो लेकिन मुझे तो याद थे, बट वेदिशा ने बोला था, हाँ करेक्ट। वेदिशा तो पहले से ही बोलने के मामले में बहुत, जब वो लोग आते थे तो मैं उनको टेबल्स और वो सब पूछना स्टार्ट किया था, ओ बोले स्क्वायर पूछे तो 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, एक सांस में मतलब उसकी वो हैबिट है, ओके। वो हैबिट से आ जाता है। सो है वेदिशा का पहले से ही ऐसा है। क्या कर रही है वो, मुझे पता नहीं क्या कर रही है, तुम्हें पता है? डिप्लोमा कहाँ एडमिशन? मतलब वो तो अभी हुआ ना, जस्ट 2-3 दिन पहले ही हुआ। ये जो धार्मिक था गुजराती मीडियम में, उसका यहाँ हो गया भरूच में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। उसको नहीं मिला कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, परसेंटेज तो आए थे उसके, मतलब यार भरूच में नहीं हुआ उसका, वहाँ हुआ, बट फिर भी गवर्नमेंट सीट मिली है, दैट इज वेरी गुड, ओके। गवर्नमेंट सीट मिली है, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में सपोज डिप्लोमा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में डिप्लोमा की फीस होगी पूरे साल की 3000 से 6000 रुपीज, पूरे साल की फीस कितनी? 6000 रुपीज। और वही सेम चीज प्राइवेट कॉलेज में तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो पूरे साल की फीस होगी मे बी 1.25 लाख, 1,20,000, 1,50,000 लाइक दैट। एक सेमेस्टर की 6 महीने की फीस होती है 60,000, 70,000, 65,000, वहीं से 60 से तो स्टार्ट होता है, ओके। दैट मच बिग डिफरेंस इज देयर। तो अगर गवर्नमेंट में तुम्हें मिले तो दैट इज वेरी गुड, बट वापस बहुत सारी सिचुएशंस है कहाँ मिले वो भी। जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मैंने SVMIT यहाँ जो है अपने भरूच में वहाँ से की थी, तब मेरी एक सेमेस्टर की फीस थी 36,000 रुपीज। एक सेमेस्टर की नहीं, शायद एक ईयर की फीस थी 36,000 रुपीज, मतलब एक सेमेस्टर की 18,000 रुपीज। और वही टाइम पे मुझे गवर्नमेंट में मिला था दाहोद में, ओके। वहाँ की फीस थी पूरे साल की 2500 रुपीज, पूरे साल की, ओके। बट वहाँ जाना, वहाँ रहना, और जंगल में थी वो कॉलेज, ओके। हाँ जंगल ही था पूरा आसपास कुछ भी नहीं, मतलब तुम कॉलेज के बाद चलो खाना खाने जाए, कुछ ऐसे माइंड फ्रेश वॉक करे, कुछ नहीं भाई, डर लगेगा वॉक करने गए, ओके। तो फिर मैंने वो एडमिशन लिया था, पैसे जाने दिए, फीस भी पे कर दी थी, पैसे जाने दिए, एंड देन यहाँ एडमिशन लिया प्राइवेट में और फिर यहाँ से किया। बट फिर
गवर्नमेंट में यहाँ मिल रहा था भरूच में, बट वहाँ पे ब्रांच नहीं मिल रही थी। मुझे मैकेनिकल करना था और मुझे इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, तो फिर फीस की वजह से ब्रांच चेंज कर दे, तो फिर मुझे लगा चलेगा अभी थोड़ा पेरेंट्स को लोड दे देंगे, बट लाइन वही रखनी है। ओके हाँ, देन मेहनत इतनी करनी है आगे जाके कि वो उनका जो इनपुट है वो इनपुट वापस आए। ओके फिर जैसे कि वो किया तो वहाँ पे इतना था, फिर मास्टर डिग्री की, तो मास्टर डिग्री की तो मतलब तुम पूछो ही मत। मैंने मास्टर डिग्री बिट्स पिलानी से किया है। बिट्स पिलानी प्राइवेट में इंजीनियरिंग में पूरे इंडिया में प्राइवेटली अगर इंजीनियरिंग के तौर पे देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे आती है। पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आती है इंजीनियरिंग में। मतलब कैंपस इंटरव्यू होते हैं तो कौन से होते हैं बताएं? ओरेकल, गूगल, याहू, अमेजोन, वही सारे होते हैं। करोड़ में पैकेज होते हैं। यहाँ हम लैक्स की बात कर रहे हैं, करोड़ में पैकेज होते हैं। जब हम थे तब मेरे एक गुजराती ही था, राजकोट का गुजराती स्टूडेंट था, उसका पैकेज लगा था गूगल में 1.5 करोड़। ओके ईयरली, सोचो ईयरली 1.5 करोड़, मतलब मंथली उसका कितना सैलरी हुआ? ऑलमोस्ट 10 लाख से भी ज्यादा हो गया। हाँ 10 से भी ज्यादा हो गया। 10 लाख गिनेंगे तो भी 1,20,000 होगा। हाँ सॉरी 120 lakhs होगा। ओके 120 lakhs, हाँ करेक्ट ही बोला ना, 120 lakhs। ओके 10 lakhs होगा तो भी 120 lakhs होगा। तो जस्ट इमेजिन, ओके मंथ का 10 लाख रुपीज, एक मंथ का 10 लाख रुपीज। ओके बट फिर वहां पहुंचने के लिए मेहनत भी ऐसी करनी पड़ती है। मैं जॉब जो कर रहा था ना, वो जॉब छोड़ दी थी बोरोसिल में। यहाँ इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर रहा था, वो जॉब छोड़ दी। पूरे साल, एक साल घर पर बैठा और प्रिपरेशन की, घर पर एक ही रूम में, यहाँ पर नीचे से बंद, लैपटॉप, ऑनलाइन देखना है। वो टाइम पे जो IITs और उसके लेक्चर्स थे ना, वो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल किए थे। गवर्नमेंट ने, ये यूट्यूब उतना नहीं चलता था। गवर्नमेंट की वेबसाइट थी, IIT मुंबई, IIT कानपुर, तो वहाँ के जो लेक्चर्स थे वो पढ़े, वहाँ से पढ़ा। बड़ौदा वीक में 1-2 बार जाता था। ओके एग्जाम देने, सिर्फ एग्जाम देने के लिए कि कैसी एग्जाम होती है, वो फील आनी चाहिए ना एग्जाम की। तो हर वीक एक बार बड़ौदा जाता था, वो एक कोर्स लिया था। तो 1 साल ऐसे प्रिपेयर किया। रिलेटिव भी बोलेंगे ए कैसे ऐसे फुलिश डिसीजन था, कमा रहा है, अर्न कर रहा है और छोड़ के घर पे बैठा हुआ है। घर पे फिर रिलेटिव्स भी ऐसा बोलेंगे, उनको कौन समझाए? उनको पता ही नहीं बिट्स क्या है, गेट क्या है, IIT क्या है, नहीं पता। तो नहीं पता मतलब हम उस सेंस में नहीं बोल रहे, बट फिर भी ऐसे सजेशंस, ओके हम उनको मतलब नेगेटिव नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी बस आगे बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो। तो IIT में तो पहला प्रेफरेंस IIT हम सोचते हैं। IIT में सोचा था, NIT, और फिर IIT NIT के बाद मुझे लग गया। बिट्स में सोचा नहीं था लेकिन बिट्स में लग गया। लेकिन फिर वहाँ लगा तो एकदम लाइफ चेंज। सोचो वहाँ नहीं लगा होता तो अभी मैं अभी जैसा हूँ वैसा नहीं होता। वहाँ लगा है, एकदम लाइफ चेंज, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, हैबिट्स पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा ब्रॉड विजन हो गया कि क्या है एक्चुअली लाइफ। स्टूडेंट की कितनी कंपटीशन है, कोई भी लेवल की कंपटीशन हो, मतलब दुनिया क्या है पता चला वहाँ से। वहाँ कितनी फीस थी पता है? एक सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर मतलब 6 मंथ की फीस कितनी थी पता है? 1,22,000 एक सेमेस्टर की। तो 2 सेमेस्टर की कितनी हुई? 2,44,000, मतलब 2.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट मान लो। उसमें सब आ गया, हॉस्टल भी अंदर आ गया, मैस भी आ गया, मतलब 3 टाइम का खाना भी उसी में आ गया, हॉस्टल भी आ गया, और ट्यूशन फीस जो कॉलेज की फीस होती है वो भी आ गई, सब कुछ अंदर आ गया। ओके तो मतलब 1 साल का 2.5 और 2 साल का 5 लाख। 2500 हाँ उस कॉलेज की फीस थी 2500, इसकी 2.5 लाख। ये मास्टर डिग्री था, वो इंजीनियरिंग था बैचलर्स, लेकिन ये मास्टर डिग्री। बट पूरी सबसे ज्यादा फी है बिट्स की, लेकिन उसका रैंक भी फर्स्ट है। लेकिन फिर उसके बाद जो जॉब लगती है वो भी एकदम खतरनाक वाली लगती है। मेरी जॉब बिट्स के बाद जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में लगी थी, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 50,000 रुपीज पर मंथ। तो कितना हुआ? 6 लाख हो गया ना। तो सोचो 6 लाख 1 साल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और वहां पे पूरा इंजीनियरिंग किया ना, तो 4 साल मैंने 6 लाख कंप्लीट मतलब इन्वेस्ट किए। 6 लाख भी शायद नहीं किए होंगे क्योंकि 36,000 थे 1 ईयर के, 50 पकड़ो तो 4 साल के कितने हुए? 2 लाख। तो मेरे इंजीनियरिंग के लिए कितने इन्वेस्ट किए?
2 लाख रुपीज, और यहाँ एक ही साल वो 4 साल किया, 4 साल इंजीनियरिंग किया, तब 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। वो 4 साल से भी ज्यादा रिटर्न कब आ गया? सिर्फ 1 साल में। ओके, एक ही साल में कितनी सैलरी, मतलब 50,000 पर मंथ, तो 6 लाख रुपीज सैलरी, और फिर 1 साल के बाद और इंक्रीज होंगे, सेकंड ईयर और इंक्रीज होंगे, वो इंक्रीज करते जाएंगे। अभी मेरे साथ जो थे वो लोग जो वहां पर ही है, उनका पैकेज चला गया है 1 लाख रुपीज से ऊपर। ओके, बट फिर तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। अगेन उसके बाद आ जाता है प्रेफरेंस। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी। ओके, तो सोचो वहां सब कुछ था मेरे लिए, मतलब तुम मानोगे नहीं, यहाँ पर भी ऐसा ही है। गॉड ग्रेस, जहाँ जाते हैं वहां पे अच्छा हो जाता है। स्कूल में भी मतलब फुल, मतलब एकदम जैसे कि फैन जैसा, सब सारे स्टूडेंट फैन, टीचर्स, इवन टीचर्स। अभी तो हम थोड़े 2-3 महीने पहले एक कथा थी, वहां गए थे, तो जहाँ कथा थी ना वहां गए, तो उसी के बाजू में वो मैम थे, वो मैंने बताया था ना कि मिले थे। कौन से मैम? हाँ वही, उनका नाम हम क्या बोलते थे? बेहरा मैम। हाँ हाँ, उनका सर है। तो बेहरा मैम तो अरे मतलब ऐसे मुझे देख के, ओह चिराग सर आइए, ये इतना खतरनाक, और सारे रिलेटिव्स ही थे, वो रिलेटिव्स और मैम भी आए थे। मतलब आप क्या क्या किया था आपने स्कूल में, इतने फेमस थे आप ऐसे? मतलब क्या, हाँ ऐसे। बट दैट एट दैट टाइम यू विल फील दैट ओके, कि जो तुमने काम किया वो काम का इनपुट है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम मैम के साथ में रोज लंच खाता था एंड ऑल। हाँ, सब स्टाफ रूम में सब साथ में बैठते थे, बट सबके साथ इतना अच्छा मतलब बिहेवियर, किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं। भले ही कोई अपने हमारे लिए कुछ नेगेटिव बोले, उसके साथ भी भाई अच्छा, ओके ठीक है, मैं चलो आगे, इग्नोर्ड एंड स्माइल, वो सब याद रख के कंटिन्यू करते जाना है सब जगह। फिर वहां था प्रेसिडेंसी में, तो मतलब बेंगलोर में तो ऐसा था कि पूरा टाइम बच्चों के साथ ही रहना, पूरा टाइम। पहले कॉलेज में 6 बजे तक, 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक मैं हॉस्टल में था, वार्डन। ओके, तो उनके ही साथ तो जो बॉन्डिंग बन गई थी, तो वो तो लाइक मतलब सब कुछ, नेम फेम मनी, एक मतलब मुझे तो लाइक सेलिब्रिटी से ऐसा ट्रीट कर रहे थे। तुम मेरे फोटोग्राफ्स वीडियोस देखोगे तो तुम बोलोगे सर ये लोग तो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लाइक दैट। इवन आई वॉज शॉक्ड, बट वैसे करते थे। गोल्डन पीरियड ऐसा समझो, अभी मुझे कोई पूछे ना व्हाट वाज योर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, तो दैट वाज माय गोल्डन पीरियड। ओके, क्योंकि सब कुछ ही था। बट अगेन एक जगह पे इतना फेम है, अरे क्यों छोड़े, अरे इतने पैसे हैं क्यों छोड़े, नहीं, सब कुछ रखना है ना, बैलेंस रखना है। तो भाई यहाँ जॉब थी नहीं थी, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ के आ गए। ओके, नहीं तो सोचो जब तक किसी को आगे वाली जॉब ना मिले ना, तब तक जहां जॉब कर रहे हैं ना वो कोई छोड़ता नहीं है। ओके, कि यहाँ मिल जाए, इंटरव्यू दे दे, वहां ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, उसके बाद यहाँ रिजाइन करेंगे, नहीं तो क्या घर पे बैठेंगे। बट समटाइम्स यू हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ। ये मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाले, ओके, उनका सेंटेंस है, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है कि तुमने लाइफ में कोई रिस्क ही नहीं लिया, सीधे 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 जैसा है चलते रहे। तो रिस्क लेने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है। अगेन मुझे कोई पछतावा नहीं है कि वो फेम में छोड़ के आया एंड वो जॉब, और वो अच्छा था, अभी भी मुझे ऐसा मिले तो यस बहुत अच्छी बात है। बट ये भी जरूरी है, फैमिली भी उतनी ही जरूरी है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही जरूरी है। सो पूरा बैलेंस रखना पड़ता है। ओके, सो अपने डिसीजंस वैसे रखने पड़ते। तो इसीलिए पढ़ते रहो, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो और अपना इनपुट देते रहो। जो भी चीज कर रहे हो अपना इनपुट 100% दो सब जगह। जैसे अभी हमने वो नोट पे बात की थी कि अभी तुम्हारा काम पढ़ाई का है, पढ़ाई में बेस्ट दो। फिर सपोज तुम स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स में भी पढ़ाई का काम है, फिर स्पोर्ट्स का पीरियड है, स्पोर्ट्स में बेस्ट दो ना तुम अपना। तुम चेस खेल रहे हो तो चेस खेलने में बेस्ट दो, खाना खा रहे हो खाना खाने में बेस्ट दो अपना, कि भाई तुम्हें टेस्ट। कई बार तो हम खाना खा लेते हैं, कैसा लगा, हाँ ठीक था, अरे टेस्ट ही नहीं किया, कैसा था, ऐसा वो करके चला गया अंदर। ध्यान टीवी में था, मोबाइल में था, थॉट प्रोसेस में था, कल टेस्ट है, कल ये है, कल ये है, ये है क्या। जो टाइम पे जो करना है वही चीज करनी है। और सही में जो हम मेडिटेशन और वो सब बोलते हैं ना, उसका लास्ट लेवल है ना, लास्ट लेवल एकदम टॉप मोस्ट लेवल, वो यही है।
मेडिटेशन करके भी वो यही लेवल पे आना चाहते हैं सब लोग। कौन से लेवल पे? कि जो टाइम पे तुम जो चीज कर रहे हो, जैसे अभी बैठे हुए हो, सुन रहे हो तो सुन ही रहे हो, फिर ऐसा नहीं कि अंदर अंदर बात कर रहे हो। ओके और सपोज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा ही रहा हूं, सपोज कोई थॉट भी आ रहा है साथ साथ में दूसरा, कोई अरे खाने में लेट हो रहा है ये वो, इग्नोर, कि जो बताना है वो बताना ही पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, तो वैसे ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं कि आज डिस्कस किया, आज हमने रिजोल्यूशन लिया, आज से शुरू, प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस करोगे देन यू विल हैव दैट फ्रूट्स। वो लोग हंस रहे हैं। ओके चलो आज इतना रखते हैं, पढ़ लेना आगे।